Good afternoon, everyone. COE BHU welcomes all the participants for today's RDLS session. Today's topic is mental health issues among PLHIV. Speaker is Dr. Achyut Kumar Pandey, sir, is the professor with the Department of Psychiatry with IMS BHU Varanasi. We welcome you, sir, for today's session and request you to start the session. थैंक यू। और आप सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि हमको इंस्ट्रक्शन भी दिया गया और हम चाहते भी हैं कि आप लोगों को हम हिंदी में इसके बारे में जानकारी दे पाएं। आज का टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं। HIV के साथ जो लोग जीवन जी रहे हैं उनमें क्या समस्याएं होती हैं और उसको कैसे हम लोग डील कर सकते हैं। इन्हीं बातों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। एक वर्ड है ना कि PLHIV, पीपल लिविंग विथ HIV। अब आप लोग सोचेंगे कि पीपल लिविंग विथ HIV ये क्या कहा है। तो पहले ये समझ ले थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड कि जिन लोगों को भी HIV इन्फेक्शन हो जाता है उनमें कई चीजें, जैसे कई लोगों को एड्स का नाम सुना होगा। तो एड्स जो होता है, एड्स डिमेंशिया, एड्स जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी एक सिंड्रोम। जब बीमारी उस वायरस की वजह से जब बीमारी पैदा हो जाती, बीमारी के लक्षण पैदा हो जाते हैं, बीमारी पैदा हो जाती है, पूरा एक सिंड्रोमल लेवल पे इतने सारे लक्षण हो जाते हैं कि हम उनके लक्षणों को देख के कह सके कि भाई एक सिंड्रोम, ये बीमारी इस HIV वायरस की वजह से है। तो इसको हम लोग कहते हैं एड्स, क्या एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। बेसिकली इम्यून डिफिशियंसी हो जाती है इसकी वजह से। और बहुत सारे फिर जो एड्स के बाद जो भी है, जैसे एक वर्ड आता है एड्स डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स, कि एड्स में फिर डिमेंशिया पैदा होने लगता है, अर्ली एज आंसर डिमेंशिया होता है, न्यूरोनल सेल्स जब डैमेज होने लगती हैं उसकी वजह से, तब ये सब सारी समस्याएं आती। और जब बहुत सारे, जब इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम मतलब इम्यूनिटी की कमी होने की वजह से, आपका प्रतिरक्षा तंत्र खराब हो जाने की वजह से ये समस्या आती है कि भाई बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन होने लगते हैं व्यक्ति को जो कि नॉर्मल इंसान उसको आसानी से फेस कर लेते हैं, अपने आप बॉडी हटा देती है। तो उसकी वजह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उसको बोलते हैं। तो ढेर सारी समस्याएं तब धीरे धीरे आने लगती हैं। लेकिन एक ऐसा जरूरी नहीं कि हर किसी व्यक्ति जिसको HIV हुआ है वो तुरंत एड्स में परिवर्तित ही हो जाएगा, उसको बीमारी परिलक्षित हो जाएगी। तो अब जितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ है वो सारे ही इन्फेक्शन, क्योंकि HIV का जो वायरस है वो खत्म नहीं हो सकता शरीर से, तो वो व्यक्ति पीपल लिविंग विथ HIV के अंडर आ गया। जिस किसी को HIV इन्फेक्शन हो गया, एक बार वायरस उसके शरीर में चला गया, तो अब उसके अंदर HIV है और वो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है वो उसके अंदर है और वो उसके साथ जी रहा है। तो अब उसकी क्या क्या समस्याएं हो सकती है, स्पेशली साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। वो दो चीजें हो सकती है। एक तो भाई देखिए, हो सकता है कि भाई उसके वायरस की वजह से बॉडी में जो समस्याएं हो रही हैं उसकी वजह से स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। और दूसरी चीज है कि जो उसके हाव भाव एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे, जो उसके जीवन में परिवर्तन होगा, वो सब चीजें जो उसके बारे में लोग सोच रहे हैं, उसके घर वाले उसके साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं, इन सब चीजों का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, जिसके वजह से उनको डिप्रेशन, एंजाइटी, या जैसे इसके बारे में स्टिग्मा है कि भाई इनको एड्स वायरस, HIV वायरस इन्फेक्टेड है, तो अब बहुत सारे लोग उसके फिर उसको जज करने लगते हैं कि उसका कैरेक्टर कैसा होगा, उसकी चीजें वो कैसा होगा, वो व्यक्ति वो कहाँ से पाया होगा। हालांकि उसके आपके होने के चांसेस देखिए, जितना सेक्सुअल रूट से है उतना ही ब्लड की थ्रू भी है, और खून के जनित समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन आदमी सबसे पहले सामाजिकता में, समाज में लोग क्या सोचने लगते हैं, अरे ये आदमी का चरित्र अच्छा नहीं होगा इसलिए शायद इसको ऐसा हुआ है। क्योंकि डेफिनेटली देयर इज वन फैक्टर कि भाई सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, मल्टीपल पार्टनर है, या सेक्स वर्कर के साथ आपके रिलेशनशिप हैं और उसकी वजह से ये चीजें इन्फेक्ट
फैलती हैं, तो समाज में इन चीजों के प्रति थोड़ी सी निगाहें भी लोगों की अलग तरीके से हो जाती है। भाई इनको एड्स या HIV इन्फेक्शन है, तो भाई इनको ये इन्फेक्शन, अब वो इसके तह में नहीं जाएगा कोई कि भाई किस वजह से हुआ, वो ऐसे ही सोचने लगता है कि भाई इसका चरित्र में कुछ गड़बड़ है। तो इन सब का, या अगर वो दूसरे नहीं भी सोच रहे हैं, तो सामने जिसको इन्फेक्शन ऐसा हुआ है वो इस बात को सोचने लगता है कि मेरे बारे में लोग सोच क्या रहे होंगे। तो इन सब चीजों को लेके सोचते हुए डर, एक डायलेमा की स्थिति, एक डर की स्थिति, एक टेंशन स्ट्रेस की स्थिति होने होते होते, और ग्रेजुअली इट अल्टीमेटली क्या होता है कि वो फिर स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन या सुसाइडलिटी में कल्मिनेट कर जाता है, और अल्टीमेट मेंटल वेलबींग को बहुत सिग्निफिकेंटली हैम्पर करता है। और इसके बारे में बहुत सारी इसकी स्टडीज भी हैं, चिल्ड्रन में है, एडोलेसेंट्स में है, उनके साथ उनको कंपेयर किया गया जनरल पॉपुलेशन के साथ, क्योंकि बच्चों में जब हो जाता है इन्फेक्शन तो उनके साथ समस्याएं और भी होती हैं। नेक्स्ट प्लीज। यस, मैं अभी पहले भी बात कर रहा था कि ये होने के चांसेस कई तरीके से, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। एक तरफा एक चीज हम नहीं कह सकते कि भाई इस वजह से मानसिक समस्याएं हो रही। हेलो, देख लो कोई प्रेजेंटेशन से बोल दो प्रेजेंटेशन। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप से हो सकती है। इसमें वायरस इटसेल्फ, उसके इन्फेक्शन की वजह से, उसके उसके इन्फेक्शन न्यूरॉन्स तक जाते हैं, न्यूरॉन्स में फिर वो सूजन करते हैं, जिसको न्यूरो इन्फ्लेमेशन कह सकते हैं। वो साइकेट्रिक एंड न्यूरो कोमॉर्बिडिटी उसको, और साथ में भाई HIV इन्फेक्शन अगर मान लीजिए किसी को हुआ, तो ऐसा तो नहीं कि उसको कोई ऐसी इम्यूनिटी मिल गई कि अब उसको साइकेट्रिक बीमारी नहीं हो सकती, उसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स नहीं हो सकते। तो कोई और अगर मानसिक बीमारियां हैं, कोई और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, तो उसके एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप उनका, अगर वो रिस्क फैक्टर फॉर HIV एक्सपोजर है, मान लीजिए अगर कोई ड्रग यूजर है, या कोई हॉस्पिटल का कोई बंदा है जिसको कि रिस्क है, हमेशा वी आर डीलिंग विद द पेशेंट्स के साथ, जब हम इंटरेक्ट करते हैं और पेशेंट्स को इंजेक्शंस लगाते हैं, ऑपरेट करते हैं, उन सब चीजों में परिस्थिति क्या होती है कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि पेशेंट का ब्लड और हमारा ब्लड एक में मिल सकता है, या पेशेंट को लगाया हुआ इंजेक्शन की सुई हमारी चुभ सकती है, उसके ऑपरेशन करने के दौरान वो चाकू हमारे हाथ में लग सकता है, कट सकता है। तो ये सब एक दिमाग पे प्रेशर हमेशा बना रहता है, ठीक है। और इसके साथ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ट्रिप्टोफैन का डिप्लीशन, इसके साथ हमने जैसा बताया कि जब पूरा एड्स सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, हमारा ये चीजें, इम्यूनिटी हमारी डाउन हो जाती है, और तमाम तरीके के ऐसे इन्फेक्शन हमको लगते हैं जिसको, जो नॉर्मल बॉडी में नहीं होते, तो उसके इफेक्ट से भी, उसकी वजह से भी। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम इसके लिए दवा लेते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट, क्योंकि ये जो HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये रिट्रोवायरल ग्रुप का है, तो इसलिए हम लोग एक आम भाषा में इसको बोलते हैं एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट। तो जो हम ये दवाइयां लेते हैं, उसके भी अपने साइड इफेक्ट्स की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सब कॉम्प्लेक्स कॉजेज हो सकते हैं कि भाई एक फैक्टर को हम इसमें जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते कि हाँ भाई इसी वजह से इसमें ऐसा डिप्रेशन हो रहा है, इसमें एंजाइटी हो रही है। नेक्स्ट प्लीज। अब हम सोचे कि भाई चैलेंजेस हमारे क्या है, हमारी समस्याएं क्या हैं, इन इन जो HIV के साथ जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर मानसिक समस्याओं की, जो हमारी समस्याएं हैं वो क्या है। सबसे बड़ी समस्या है हमारी कोमार्बिड साइकेट्रिक, उसके साथ
HIV तो है ही है, इम्यूनिटी डाउन होगी, हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। उसके साथ अगर किसी व्यक्ति को मानसिक कोई समस्या है, मान लीजिए उसको स्किज़ोफ्रेनिया है, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो अब वो व्यक्ति अपना ख्याल रखने में, जो भी मानसिक रोगी स्पेशली साइकोटिक डिसऑर्डर्स या सीवियर डिप्रेशन का मरीज होता है, वो अपना ख्याल नहीं रख पाता। अपना खाना पीना, अपनी साफ सफाई, अपना नहाना धोना, अपनी दवाइयाँ ठीक से लेना। क्योंकि हम जब भाई ART दे रहे हैं किसी को, मान लीजिए उसको HIV इन्फेक्शन हो गया, हमने ART पे रखा, तो अब ART तो उसको रेगुलर से लेना है। अगर वो मान लीजिए साइकेट्रिक डिसऑर्डर साथ में है, तो एक तो तितलौकी दूजे चढ़े नीम, एक तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर की हुआ और उसके साथ HIV हुआ, तो अब HIV की दवाइयां भी वो रेगुलर तरीके से अपने केयर नहीं कर पाएगा। और जब वो केयर नहीं कर पाएगा तो अब उस व्यक्ति में एड्स होने के चांसेस बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे, जो सिंड्रोमल लेवल पे बीमारी के आने के। क्योंकि अगर हम प्रॉपरली दवाइयां ले रहे हैं ART, तो ये जरूर हो सकता है कि हम बहुत दिनों तक ठीक रह सकते हैं और अपनी एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं HIV वायरस के साथ भी। लेकिन अगर हमारी कोमार्बिड साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, सीवियर डिप्रेशन हो जाता है किसी को, OCD है, तो वो व्यक्ति अपनी दवाइयां रेगुलर नहीं लेगा, अपने भोजन ठीक से नहीं लेगा, अपनी केयर ठीक से नहीं करेगा, और लिहाजा उसके परिणाम स्वरूप ये होगा कि भाई उसको एड्स सिंड्रोम जो है और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है वो बहुत जल्दी होने के चांसेस रहेंगे एज कंपेयर टू ए नॉर्मल पर्सन। जो एक नॉर्मल, जिसको कोई मानसिक रोग नहीं है, उसको केवल HIV का इन्फेक्शन हुआ, उसको ART पे रखा गया और वो ठीक से अपनी दवाइयां रेगुलर ले रहा है, तो भाई उसके लिए वो ठीक है कि वो बहुत दिनों तक अपनी अच्छी जिंदगी चला सकता है। तो हमको ऐसे लोगों का ध्यान देना, एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, मानसिक स्वास्थ्य के साथ उन व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना जो पर्सन HIV वायरसेस के साथ जी रहे। दूसरी बड़ी समस्या सब्सटेंस यूज की है, क्योंकि यूजुअली जैसे एक एक माध्यम ही है। जब आप लोग जानते हैं कि भाई जब कोई व्यक्ति इंजेक्शन शेयर करता है, नशा नशा वाले लोग जो है इंजेक्शन से जो नशा लेते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं इंजेक्शन। और ऐसे में क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति को HIV इन्फेक्शन है तो वो कई सारे लोगों को HIV इन्फेक्शन दे सकता है। और वो चाह के भी आदमी अगर HIV इन्फेक्शन से बचना चाह रहा है, लेकिन अगर वो नशे का इस तरह का आदी है, तो अब वो इतनी ज्यादा क्रेविंग होने लगती है, उस समय परेशानी होती है व्यक्ति को कि वो चाह के भी वो नहीं अपने को रोक पाता है और वो नशा ले लेता है, और उसके साथ उसको HIV इन्फेक्शन मिल जाता है। दूसरी चीजें, HIV इन्फेक्शन के साथ जब वो अगर अल्कोहल का आदी है, वो व्यक्ति अगर ओपियाइड का आदी है, तंबाकू का आदी है, तो ऐसे लोगों में कैंसर के खतरे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी नॉर्मल इम्यूनिटी बॉडी की डिक्रीज हो गई, हो ही रही है HIV की वजह से। बाकी आपके ऑर्गन सिस्टम इस नशे की वजह से डैमेज हो रहे हैं, नॉर्मल सेल्स डैमेज हो रही हैं, लिवर डैमेज हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि एक तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है सब्सटेंस यूज का। जिन लोगों को साथ सब्सटेंस यूजर्स हैं उनका नशा मुक्ति कराना। जो नॉर्मल व्यक्ति है वो अगर दवाई ठीक से ले रहा है उसको जो उतनी समस्या नहीं है HIV, लेकिन जो नशा ले रहा है उसके साथ तो वो दूने रेट से वो डिटरेट कर रहा है। एक तरफ HIV का वायरस उसको मार रहा है, दूसरी तरफ वो ART ठीक से नहीं ले रहा है क्योंकि वो नशे के लत में घूम रहा है अपने नशे के, और तीसरी तरफ नशा उसको जो है वो डिटरेट कर रहा है। तीसरी बड़ी समस्या आती है होमलेसनेस। कई बार ऐसा होता है जो मानसिक समस्या के रोगी होते हैं हमारे, वो घरों से भाग जाते हैं। उनके अंदर ये क्षमता नहीं रह पाती है कि वो अपने को समझ पाए कि कौन मेरा घर है, कहाँ मुझे रहना है, कैसे रहना है, और वो घरों से निकल जाते हैं और एकदम से अपने घरों से बिछड़ जाते हैं, अपने लोगों से बिछड़ जाते हैं। अब ऐसी परिस्थितियों में उनके बारे में औरों को ये मालूम भी नहीं रहता है कि वो HIV वायरस से ग्रसित हैं, उनकी दवाइयां चलनी है, तो एक तो वे उनके लिए भी खतरनाक है, और दूसरा अगर उनके साथ किसी तरह का सेक्सुअल एक्टिविटी होती है
तो वो दूसरों, क्योंकि वो घर से बाहर हैं अगर व्यक्ति, तो वो किसी भी तरह के सेक्सुअल असॉल्ट के लिए भी बहुत इजीली अवेलेबल है। उनके साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है, क्योंकि ऑल अलोन है और अपना केयर भी करने में सक्षम नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में होमलेसनेस एक अपने आप में बहुत बड़ा हजार्ड है, जो जो व्यक्तियों के पास जो मानसिक रोगी हैं और वो उनके पास अपने घर नहीं है या अपने घरों से निकल जा रहे हैं, दोनों भी परिस्थिति में, क्योंकि बहुत बार परिस्थिति ऐसी आती है कि एचआईवी इन्फेक्शन हुआ, घर वालों ने भी अब उनको धीरे धीरे छोड़ दिया। तो इन परिस्थितियों में क्या होता है कि उनका मिसयूज ज्यादा होता है और उनका केयर कम हो पाता है, जिसकी वजह से एक तो उनका ध्यान कम रखा जा पाता है और उनकी बीमारी जल्दी प्रोग्रेस होने के चांसेस रहती है, और दूसरा उनकी वजह से बीमारी फैलने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो इस बात को बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए कि भाई जो होमलेस पीपल हैं उनका एचआईवी सबका टेस्टिंग होना और उनको किसी संस्था के जरिए रेगुलर उनके फॉलोअप में उनको रखना कि उनको एआरटी मिल रही है नहीं मिल रही है, वो ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, उनके फूड एंड उनके केयर की जरूरत को ध्यान दिया जाए, तो हम लोग एचआईवी से ज्यादा आसानी से लड़ सकते हैं। अगली बात आती है स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल आइसोलेशन। अभी हम बात वही कर रहे थे कि कई ये बहुत बड़ा स्टिग्मा है। लोगों को ऐसा लगता है किसी को एक एचआईवी का इन्फेक्शन हो गया तो उसके खाने उसके साथ खाएंगे तो हमको एचआईवी हो जाएगा, उसका शेयर किया हुआ अगर बॉटल हम पानी पी लेंगे तो हमको एचआईवी हो जाएगा। नहीं, ये बात बहुत क्लियर समझना है, बहुत क्लियर ये संदेश हम लोगों को फैलाना है और बताना है सबके अंदर कि नहीं भाई ऐसे नहीं होता एचआईवी। इससे हमें एचआईवी वायरस से दूर रहना है, एचआईवी वायरस के साथ रहने वाले व्यक्ति से हमें दूर नहीं रहना है। एचआईवी वायरस से हमको बचना है, क्योंकि हम अपने शरीर में एचआईवी वायरस को नहीं प्रवेश कराना चाहते, क्योंकि वो भाई ठीक नहीं है। लेकिन एचआईवी वायरस जिसके अंदर है उससे हमें दूर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बहुत क्लियर संदेश है, बहुत क्लियर समझना जरूरी है कि एचआईवी वायरस जिसके अंदर है उससे हमें दूर रहने की जरूरत नहीं है। इवन फॉर सेक्सुअल रिलेशनशिप, अगर आप डबल कंडोम्स के साथ अगर आप मान लीजिए आपके किसी भी स्पाउस को ऐसा होता भी है और आप प्रॉपर प्रोटेक्शन लेते हैं, डबल कंडोम्स यूज करते हैं, तो आप बहुत ही ये सेफ है। ऐसा कोई मायने नहीं है कि नहीं हर व्यक्ति के साथ आप अगर उसके साथ ऐसा रिलेशन होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई अपने स्पाउस को भी अगर हो जाता है, अपने घर में किसी भी व्यक्ति को हो जाता है, तो उसको डिस्कार्ड करने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिमिनेट करने की उसके साथ, उसको अलग बर्तन में खाना देना, उसको अलग बर्तन में पानी देना, उसके कमरे अलग कर देना, उसके चादर तकिया सब अलग रखना, उसको लोगों के साथ न बैठने देना, हंसना बोलना नहीं देना, इससे भी उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी की समस्या बढ़ेगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है समझना कि भाई ये सब चीजें नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति आपके घर में, अड़ोस में, पड़ोस में किसी को भी एचआईवी का इन्फेक्शन होता है और वो व्यक्ति एचआईवी इन्फेक्शन के साथ आसानी से जी सकता है, अगर आप उसके प्रति डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, उसको डिप्रेशन और एंजाइटी से बचा सकते हैं। हाँ, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आपको ध्यान देना है अगर वो स्पाउस है तो। और दूसरी चीज है, अगर उसका ब्लड किसी तरीके से आप लोग ले रहे हैं, ब्लड डोनेशन के लिए जा रहे हैं, तो हाँ वहां पे आप कह दीजिए भाई इनका ब्लड डोनेशन एक्सेप्टेड नहीं होगा क्योंकि इनको ऐसा इन्फेक्शन है। ये कुछ सावधानियां हैं। आप उनको कोई इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं, डॉक्टर को आ रहे हैं इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं, भाई ठीक है, उस सुई से दूसरे लोगों को इंजेक्शन न ले। आज के हालांकि आज के तो तारीख में किसी को भी इंजेक्शन जो सेम सुई से नहीं लगाई जा रही, तो ये बहुत अच्छी चीज है, आज डिस्पोजेबल से सब यूज होता है। लेकिन नशाखोरी में ये आज भी शेयर होती है, एक ही इंजेक्शन सिरिंज में भरा नशे को और फटाफट एक ही उसी से थोड़ा उन्होंने लगा लिया, तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर ये सब चीजों का बर्ताव कर लिया जाए तो बाकी हंसने बोलने खाने पीने उसी बर्तन में उसी थाली में आप खाएं एचआईवी के मरीज के साथ, उस आपको नहीं होगा आपको एचआईवी। ये बात बहुत क्लियर मैसेज हर समाज के हर तबके तक जाना जरूरी है कि परिवार के सदस्य अगर एचआईवी हो भी गया है तो जरूरी नहीं है कि उसके
चरित्र, दूषित चरित्र की वजह से ही HIV हुआ हो, तो उसको ऐसे भावनाओं से, ऐसे चीजों से ना देखा जाए कि उसका चरित्र दूषित है, उसको निकाला दे दिया, उसको घर से बाहर निकाल दिया है। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। रादर उसके साथ अच्छा केयर करेंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे। और अगर बाई चांस मान लीजिए किसी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से हो भी जाता है, तो अगर उसको आप मौका देंगे तो वो नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट के अपने को, तो खुद ही गिल्ट उसको हो रहा होगा कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, जबकि जिसकी वजह से ऐसा मुझे हो गया। तो वो आदमी तो खुद ही स्ट्रगल कर रहा है। अब अगर हम परिवार के सदस्य उसके साथ सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे तो उसका मॉरल अप हो जाएगा और उसके साथ वो काफी अच्छी जिंदगी काफी दिनों तक जी सकता है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, विद द हेल्प ऑफ ART। उसी की तरीके से हम बात करें, साइकोसोशल स्ट्रेसर्स हैं, साइकोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, जितने भी ये आप तनाव की स्थिति समझ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज है। तनाव में आदमी बहुत तरीके के, फिर वही अपनी दिनचर्या का ख्याल नहीं रखेगा, अपने दवाई का ख्याल नहीं रखेगा और उसकी नींद भी पूरी नहीं होगी, तो अल्टीमेट बॉडी को डिप्रेशन बहुत तेजी से होना शुरू हो जाएगा। तो तनाव की किसी भी स्थिति से उसको बचाना है। अगर कोई तनाव की स्थिति चल रही है तो हम लोगों को उससे बात करनी है, उसको हेल्प करना है, उसके साथ हंसी मजाक करना है, उसके साथ चीजें शेयर करनी है और उसकी प्रॉब्लम्स को कम कर देना है ताकि वो खुश रह सके और उसको HIV की वजह से समस्याएं ना हो। ट्रीटमेंट एडहेरेंस एंड होपलेसनेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ट्रीटमेंट एडहेरेंस बनाए रखने के लिए उसके अंदर एक उम्मीद बनाए रखने की जरूरत होती है। अगर उसको अंदर ये नाउम्मीद हो गया व्यक्ति कि अब चाहे हम कोई भी दवा खा ले हम बच नहीं पाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे, अब हमारी जिंदगी बहुत थोड़े दिन की है, हम आगे हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब तो हमें मरना ही है। अरे मरना तो सभी को है। मरना, जिसको HIV इन्फेक्शन वायरस नहीं है क्या वो नहीं मरेगा? मरेगा तो वो भी। जो भी धरती पे आया है वो जाएगा। भगवान ने गीता में कहा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सत्य है। जिस जन्मा है वो मृत्यु को प्राप्त होगा, जो जन्मा है वो वृद्ध होगा और जो जन्मा वो बीमार पड़ेगा। तो ये सत्य तो हम सभी के साथ है। ये बात हमें अपने उस कलीग को, उस बीमार मरीज को या उस रिश्तेदार को समझाना है जो HIV इन्फेक्शन के साथ जी रहा है कि देखो मरना सभी को है, मरने से डर करके, मरने से भयभीत नहीं होना है, बल्कि जितनी जिंदगी जीनी है वो एक अच्छी जितनी जिंदगी जीनी है वो एक अच्छी जिंदगी जीना इंपॉर्टेंट है। एक खुशहाल जिंदगी जीना इंपॉर्टेंट है, मरना तो सभी को है। तो उसके अंदर इस तरीके से आप ये होप दे सकते हैं, उम्मीदें बनाए रख सकते हैं कि अगर आप दवाइयां ठीक से लेंगे तो आप काफी दिन तक बहुत अच्छी जिंदगी जीते रहेंगे और समस्याओं से बचे रहेंगे। अगर वो इस बात को हम लोग उनको समझा पाए, बता पाए, तो ये आखिर में अल्टीमेट इसका रिजल्ट यही होगा कि उनको हम मानसिक समस्याओं से भी बचा लेंगे, उनके अंदर डिप्रेशन होने से बचा लेंगे, उनके अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर होने से बचा लेंगे और उनके डिटरेशन को, क्योंकि ये डिटरेशन जब तक मल्टी फैक्टोरियल होता है, ये सिर्फ वायरस ही नहीं उसको डिटरेट करता है, वायरस के साथ जब दूसरे फैक्टर्स लगते हैं तब वो बहुत तेजी से डिटरेट करता है। रोल ऑफ ट्रीटमेंट एंड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जैसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मान लीजिए किसी को सिंड्रोम हो भी गया, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो भी रहे हैं और उसके बाद आप ये समझा पाते हैं कि नहीं नहीं आप घबराइए नहीं, आपको ये एंटीबायोटिक हम 6 महीने 1 साल लंबा एक हम देंगे, एंटी फंगल देंगे, दवाइयां हैं, आप घबराने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों की बहुत बार चीजें क्या होता है, भेड़िया है के चक्कर में आदमी घबरा के बहुत सारी गलत एक्शन करता है जिसके परिणाम उसके साथ गलत चीजें होती। हम जानकारी नहीं होती है, अब हम सोच लेते हैं कि एक बार हमको HIV का वायरस अंदर मेरे आ गया तो हमारे अंदर एकदम से हमारे दिमाग में एक विचार, सिर्फ मौत सामने दिखने लगती है। वो नहीं दिखना हमको। हम दिन भर केवल जीने के बारे में ना सोच के मरने के बारे में ही सोचने लगते हैं कि बस HIV वायरस आ गया, अब वो हमको मार डालेगा, वो हम छूटने वाले नहीं है, बचने वाले नहीं है दिमाग।
और एक दिमाग में एक बहुत बड़ा चीज आ गया कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है, मरना तो सभी को है, लेकिन इलाज हमारे पास इस लेवल के हैं कि जिससे हम काफी दिन तक आपको एक अच्छी जिंदगी में रख सकते हैं। काफी दिन तक आप एक अच्छा खुशहाल अपने जिंदगी के जो काम है, आपके बाल बच्चों की शादी है, ब्याह है, कोई और चीजें आपकी जिम्मेदारियां हैं, वो आप पूरी कर सकते हैं। इस तरीके की अगर उम्मीद भरी जिंदगी आदमी जीने लगेगा तो इन चीजों से हम बचा सकते हैं अपने मरीजों को। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ डेटा है जो कि आप लोग देख सकते हैं कि साइकेट्रिक इलनेस कितना है, सब्सटेंस यूज सबसे ज्यादा कॉमन डिप्रेशन है इसमें, हालांकि भले दूसरे नंबर पे है, लेकिन आज के तारीख में भी डिप्रेशन मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स। सब्सटेंस यूज इसलिए इसमें नंबर है कि ये हम उसकी बात कर रहे हैं एचआईवी के साथ। तो एचआईवी तो बहुत सारे सब्सटेंस यूजर में जब बताया ना कि वो माध्यम ही ऐसा होता है, वो एक इंजेक्शन से लगाते हैं, तो सब्सटेंस यूज उसका माध्यम वाहक बनता है। बाइपोलर डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए बताया जा रहा है 10 फोल्ड इंक्रीज। एंजाइटी डिसऑर्डर्स 2 to 40% है, स्लीप डिसऑर्डर्स है 10 to 50% है, सीवियर एमआई है 0.2 to 15%, पीटीएसडी है, डिमेंशिया है, साइकोसिस है 2 से 10% टाइम हायर है। तो ये आप देख सकते हैं कि नॉर्मल पॉपुलेशन के अपेक्षाकृत एचआईवी पॉपुलेशन में, पर्सन्स लिविंग विथ एचआईवी में मानसिक रोगों का कितना हेवी लोड है। तो अगर हम मानसिक रोगों पर नियंत्रण अच्छे से कर सके, उनके बारे में जानकारी रख सकें, उनको अच्छे से काउंसिल कर सकें और मानसिक रोग, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी उनको सुविधाएं मुहैया करा सकें, तो हम बहुत सारी समस्याएं एचआईवी वाले जो एचआईवी के साथ लोग जीवन जी रहे हैं उनके स्वास्थ्य को हम बेहतर रख सकते हैं और उनके जीवन को काफी अच्छे से आगे काफी दिनों तक चलाया जा सकता है। थैंक यू। आगे नेक्स्ट। अब जब जब एचआईवी का आप किसी व्यक्ति को एचआईवी का इन्फेक्शन होता है और डॉक्टर टेस्ट कर, शंका होती है उसको कि यार वो तो इंजेक्शन मुझे लग गया, या वहां से ब्लड मैंने चढ़वाया था, या ऐसे मैंने ये हुआ, और उसको सस्पेक्ट होता है, तो वो व्यक्ति टेस्ट पे जाता है और टेस्ट के बाद जब डायग्नोसिस होती है तो आप कैसा महसूस करता है व्यक्ति कि आदमी पहले एक सब खत्म, एक पहला चीज आता है मन में कि यार मुझे इन्फेक्शन हो गया, एचआईवी हो गया जिसका कोई इलाज नहीं है, अब तो हम जिंदगी हमारी गई। रियल हो सकता है या एंटिसिपेट, उसके अपने दिमाग की एक उपज भी हो सकती है। बहुत अभी तो एकदम स्वस्थ है, एकदम बढ़िया है, खाली एक इन्फेक्शन, एक वायरस गया है, एक इंजेक्शन चुभा था, उसके सस्पेक्ट में उन्होंने टेस्ट कराया कि भाई ठीक है टेस्ट हो जाना चाहिए, टेस्ट हो गया, ठीक है एचआईवी पॉजिटिव। अब वो दिमाग में क्या क्या चलना शुरू होता है, हमने ऐसा क्यों किया, बच सकते थे, हमने संभाल के इंजेक्शन क्यों नहीं लगाया, यार मेरे ही साथ ऐसा होना था पहले। कोई कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आदमी विश्वास ही न करे, नहीं मुझे इन्फेक्शन हो गया है, नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। कई बार ऐसा होता है, कई बार एस्टॉनिश्ड हो जाता आदमी, शॉक में चला जाता, कुछ देर तक कोई रिएक्शन उसको, जो क्या बोलूं, क्या सोचूं, क्या कहूं, पता नहीं चलता। कई बार बहुत तेज घबराहट होने लगती है, कभी गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, कभी उम्मीदें खोने लगता आदमी, और दैट मे प्रेसिपिटेट इनटू एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन और एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स। अगर वही प्रोलॉन्ग करके रोज ही रोजमर्रे में आपको घबराहट, बेचैनी, टेंशन, नींद नहीं आना, मन अच्छा नहीं रहना, खाना पीना अच्छा नहीं लगना, तो ये अल्टीमेट रूप ले लेता है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का। नेक्स्ट प्लीज। यस गो अहेड। ये कुछ न्यूअर ड्रग्स आपकी हैं, तो आप देख सकते हैं, इसमें हम बहुत ज्यादा नहीं जाने वाले हैं। ठीक है नेक्स्ट प्लीज। ये जिनके साइड इफेक्ट्स होते हैं,
कुछ लोगों को डिलीरियम से प्रेजेंटेशन होता है, कंफ्यूजन, फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएटिंग कॉन्शसनेस, जिसमें हाई मॉर्टिलिटी होती है। फाइंड अंडरलाइंग कॉज। तो अब आप क्या करते हैं भाई, कोशिश करते हैं कि भाई क्या वजह है डिलीरियम में। अगर पेशेंट डिलीरियम में जा रहा है तो उसको हम लोग, ये चूंकि हाई मॉर्टिलिटी है, तो एक्चुअल में कॉज हमेशा डिलीरियम का जो होता है वो कोई ना कोई ऑर्गेनिक कॉज होता है। बहुत कॉमनली डिलीरियम का कॉज आप सोच सकते हैं कि भाई अगर बहुत सिंपल इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, वहां से शुरू करके हम लोग ये समझे कि भाई आप ब्रेन में कोई इन्फाक्ट हो गया, कोई चीज जैसे न्यूरोनल कोई कॉज हो गया जिसकी वजह से क्लाउडिंग कॉन्शसनेस हो रही है, न्यूरोनल इंजरी इंजरी हो रही है। डिमेंशिया में बहुत कॉमनली इंसल्ट ऑफ न्यूरॉन्स होते रहते हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट डिलीरियम में जा सकता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, रीओरिएंट करते हैं, कॉज फाइंड आउट करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, पेशेंट को रीओरिएंट करते रहते हैं कि भाई आज ये दिन है, आज ये तारीख है, आज ये है, सो दैट उसका ओरिएंटेशन ग्रेजुअली ठीक किया जा सकते। और एक डायरनल वेरिएशन के बारे में डायरी मेंटेन करते, उसको बताते अभी सुबह है, अभी शाम है, अभी रात हो गई है, एंड वो कैलेंडर लगा देते हैं, क्लॉक्स लगा देते हैं उसके कमरे में। और कुछ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, लो डोज हाई पोटेंसी एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस दे सकते हैं, जैसे हमारी हेलोपेरिडॉल है, ये हाई पोटेंसी एंटीसाइकोटिक ड्रग है, फर्स्ट टिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है। और एटिपिकल में कॉमनली यूज्ड ओलेंजापिन है या कोटाइपिन है, ये कॉमनली यूज होती हैं डिलीरियम में लो डोजेस में। एक नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ चीजें आपको ये समझना है, HIV एसोसिएटेड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर। HIV के से साथ जो न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं, इनको आप शॉर्ट में हैंड कह सकते हैं। HIV के साथ ये लो CD4 काउंट जिन होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा कि CD4 सेल्स पे जो है अटैक करती हैं। क्या बोल रहे हैं? CD4 सेल्स पे अटैक करती हैं और CD4 सेल्स जो है उस मरती हैं। तो जैसे जैसे वायरल लोड बढ़ता है और इस उसका CD4 काउंट लो होता जाता है। तो ये कुछ एक उसके मॉनिटरिंग के चीजें हैं, लो CD4 काउंट, वायरल लोड, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, CSF में वायरल लोड देखना है विथ डिमेंशिया सिवियरिटी के साथ ये कोरिलेट होते हैं। और HIV एसोसिएटेड डिमेंशिया होती है, इसको कहते हैं एड्स डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स, क्योंकि HIV वायरस जब वहां पे न्यूरॉन्स के अंदर जाता है तो न्यूरॉन्स को भी डैमेज करता है। और इससे से रिलेटेड ये होता है माइनर कॉग्निटिव मोटर डिसऑर्डर, MCMD। तो ये चीजें जो होती हैं जब ये डेवलप होने लगती हैं तो ये शॉर्टर सर्वाइवल को प्रेडिक्ट करती हैं। और लेकिन ये जब आप रेट्रोवायरल थेरेपी देते हैं तो ये चीजें लेस हो जाती हैं, न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स कम होते हैं उसकी वजह से। तो ये आपका फायदा है। देखिए, सारा चीजें एक एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देने से आपकी चीजें बेहतर हो सकती हैं। ये होप जताना है कि आपको HIV हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि भाई सीधा सीधा अब आप खत्म हो गए। नेक्स्ट प्लीज। HIV एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स में अर्ली जब प्रेजेंटेशन शुरू होती है तो आदमी भूलने लगता है, आदमी स्लो हो जाता है, कोई लिखने पढ़ने चलने बोलने में स्लो हो जाता है, और उसका अटेंशन पुअर हो जाता है, कंसंट्रेशन पुअर हो जाता है, वो आपकी बात पे ध्यान नहीं दे पाता है, वो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसमें आपकी प्लानिंग प्रोग्रामिंग है, एग्जीक्यूशंस हैं, किसी चीज के बारे में उसकी प्लान करना कि भाई ये चीज कोई काम करना है तो कैसे करना है, कितना सामान लगेगा, कहाँ चलना पड़ेगा, कहाँ से लेना पड़ेगा, दिस ऑल कम्स इनटू द एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग। उसके लेट सिम्टम्स में मेमोरी इंपेयरमेंट होने लगती है, एप्रेक्सिया आने लगता है। एप्रेक्सिया
और एग्नोसिया, एप्रेक्सिया माने जो आप काम कर सकते हैं, मोटर फंक्शनिंग, उसको आप भूल जाते हैं। जैसे हाथ से कंघा कर रहे हैं, हाथ से गिलास से पानी पी रहे हैं, ये जो आपकी मसल्स काम करती थी, आप प्रैक्सिस इसको बोलते हैं मोटर फंक्शनिंग के बारे में, तो वो आप जो है भूलने लगते हैं। तो आपको याद नहीं रह पाता कि अब ये काम मैं कैसे करूं, कौन सा मसल्स, इसमें ग्रुप ऑफ मसल्स कैसे इस्तेमाल होंगे, वो नहीं है। हाथ में ट्रेमर आने लगते हैं, बोली में भी डिसार्थ्रिया होने लगती है, चलने में दिक्कतें आने लगती, मसल कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा जाता है। और फ्रंटल रिलीज साइंस कुछ आते हैं जो जिनको न्यूरोलॉजिकल सॉफ्ट साइंस कहते हैं। बिहेवियरल चेंजेस हो जाते हैं, पेशेंट समटाइम्स एपैथेटिक बैठा रहता है, एकदम विड्रॉन, किसी से कोई मतलब ही नहीं, घर में खूब शादी ब्याह कुछ भी हो रहा है लेकिन हमसे उससे कोई मतलब नहीं। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, नींद की समस्या होने लगती है, और चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, उसी दौरान कभी कभी साइकोसिस जिसको कहते हैं, जिसमें कि आदमी को डर लगना, भय लगना, और किसी के खिलाफ लगता है कानों में कुछ आवाजें आ रही हैं, कोई उनके बारे में बात कर रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, इन चीजों, इस तरह की चीजें भी होने लगती हैं। इनके इलाज में जो जांच है वो न्यूरो इमेजिंग, न्यूरोसाइकेट्रिक टेस्टिंग करते हैं, और दवाइयों में मेनली मेमेंटिन है, सिलेजोनिल है, बुप्रोपियन है, एसएसआरआई है, एटोमॉक्सिन, मोडाफिनिल और एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस यूज करते हैं। बेसिकली एंटी डिमेंशिया में मेमेंटिन और ये आपका एंटी डिप्रेसेंट बुप्रोपियन और एसएसआरआईज देते हैं। अगर एपैथेटिक है, एटोमॉक्सिन का यूज करते हैं, एक्टिवेटर ड्रग्स होती है मोडाफिनिल और एटोमॉक्सिन। और अगर बहुत सारा बिहेवियरल गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इस तरह की चीजें आ रही है, या साइकोसिस, फ्रैंक साइकोसिस आ रही है, तो आप एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये हम आपको जैसा बात बता रहे थे ना कि मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर है PL-HIV में, पर्सन्स लिविंग विथ HIV। और वैसे भी आप दुनिया में आज के तारीख में डिप्रेशन सबसे ज्यादा बीमारी, अगर किसी कोई एक बीमारी सबसे ज्यादा लोगों में है तो डिप्रेशन। और वैसे ही पर्सन्स लिविंग विथ HIV में भी है 4 से 40% तक, और मोर कॉमन इन फीमेल्स। यूजुअली हम लोगों के जैसे विदेशों में तो क्या होता है कि थोड़ा सा भी लो मूड फील होता है तो लोग डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, स्पेशली साइकेट्रिस्ट के पास जाना उनके यहाँ बहुत स्टिग्मा की बात नहीं है, प्रॉब्लम की बात नहीं है, तो वहां पे वो लोग चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इंडियन सेटअप में साइकेट्री के प्रति जितना स्टिग्मा है, उस वजह से आदमी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है तो उसको झेलता रहता है। एक तो अनअवेयरनेस भी बहुत सारी है, लोग जानते भी नहीं है कि लो मूड होता क्या है। मन नहीं लग रहा, अच्छा आज मन नहीं लग रहा, कल लग जाएगा। लोग यही सोच रहे हैं अरे कुछ बात होगी, मन आजकल मन नहीं लगा, तो हवा नहीं ठीक चल रहा है, कहीं मौसम नहीं ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजों को लोग एक्सप्लेनेशंस देते हैं कि साहब इसकी वजह से शायद हमारा मन नहीं लग रहा है। वो ये नहीं समझ पाते कि मेरा ही मन नहीं लग रहा है, बगल वाले का तो लग रहा है, उसका तो सबके लिए, हवा तो सबके लिए सेम बह रही है, मौसम सेम है, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा तो कुछ बात होगी, किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों के बारे में इस बात के लिए अवेयर किया जाना चाहिए कि भाई अगर आपका मन नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ कॉमन जब प्रेजेंटेशन काफी लेट आती है और जब बहुत सिम्टम्स आने लगते हैं, जब आदमी कमजोर फील करने लगता है, खाना नहीं खा पाता है, नींद नहीं आती है उसको, और उसको सेक्सुअल एक्टिविटी में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता है, या और भी चीजों से दीन दुनिया से पूरी तरह से कट जाता है, या उसको इतना बुरा लगने लगता है कि अब जीवन समाप्त कर दिया जाए, मर जाया जाए या जान दे दिया जाए, तब ऐसी स्थिति में लोग डिप्रेशन को समझ पाते हैं, और तब लोग, घर वाले समझते हैं कि भाई इनको कहीं इलाज की जरूरत है। लेकिन अगर वो अर्ली रिकॉग्नाइज कर लिया जाए, जैसे आदमी खुद से जब रिकॉग्नाइज कर ले कि भाई मेरा मन नहीं लग रहा है, ठीक है, एक दिन कभी हुआ मन नहीं लगा कोई बात नहीं, लेकिन आजकल 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन से मेरा मन नहीं लग रहा, बाकी लोग खा पी रहे, हंस बोल रहे, यार मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन बात करने का नहीं कर रहा, हंसने का नहीं कर रहा, टीवी देखने का नहीं कर रहा, खाना अच्छा नहीं लग रहा है, वही खाना सबके लिए बन रहा, सब लोग मजे से खा रहे हैं, हम तो नहीं खा पा रहे, हमें नहीं अच्छा लग रहा। तो जरूर इस बात पे सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ मेरे साथ ही प्रॉब्लम है। एंड आपको अपने घर वालों को बोलना चाहिए, और घर वालों को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर घर का सदस्य खाना सबके लिए बना है, घर का एक सदस्य आज खाना नहीं खा रहा, चलो एक दिन कभी मन नहीं हुआ, ठीक है नहीं खाए, फिर दूसरे दिन भी उसको कह रहा मन नहीं कर रहा, अच्छा नहीं लग रहा, खाना अच्छा नहीं बना है, तो आप
को घर वालों को भी ये बात समझनी चाहिए कि हो सकता है हो ना हो इसके साथ कोई समस्या है और जिसको दिखाना चाहिए और इसके इलाज की जरूरत हो। इसी तरह से एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स हैं, 5 से 20% में आते हैं, जिनमें कि अगर कोई समस्या मन में चल रही है, ग्रंथि चल रही है, कोई समस्या आई है उसके जीवन में, सपोज यही बड़ी बात हो सकती है कि भाई उसको एक बार HIV इन्फेक्शन, जैसा हम पहले ही बताएं कि भाई एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो सकता है, वो परिणत हो जाता है। अब इन्फेक्शन डायग्नोस हुआ, उसको रोज रोज वही सोच रहे यार मुझे इन्फेक्शन हो गया, अब मेरा क्या होगा, अब तो मैं बचूंगा नहीं, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे घर परिवार का क्या होगा, सब लोग कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे रहे। अब आप कंटिन्यूअस सोच रहे हैं, कंटिन्यूअस सोचते सोचते आपकी नींद, आपकी भूख, आपका मन सब खराब होता चला। तो ये एक तरह से का एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है। अगर कहीं ना कहीं इस चीज को रिवर्सल दे दिया जाए कि भाई ठीक है एक इन्फेक्शन हुआ है, इससे इतना डरने की जरूरत नहीं है, इसके बल्कि इतनी दवाएं हैं, इतनी सुविधाएं हैं, चीजें हैं, आप जा सकते हैं और आप जीवन जी सकते हैं, ऐसा नहीं एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं इस इन्फेक्शन के साथ भी, तो उसका मन रिवर्स हो जाएगा। यहाँ फुल फ्लेज डिप्रेशन नहीं है, केवल वो थॉट है जो डिस्ट्रेस दिए जा रहा है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है HIV वायरस और डिप्रेशन में, इसको समझने की जरूरत है और इसको रिवर्स करने की जरूरत है। नेक्स्ट प्लीज। अब जब आप ये समझ गए कि भाई डिप्रेशन है, तो अब डिप्रेशन पैदा हुआ, अब वो HIV इन्फेक्शन जो था उसका क्या करेगा, वो इन्फेक्शन पे कैसे प्रभाव डालेगा। तो ये आपको समझना कि इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर, इस डिप्रेशन का बिहेवियर पे उसके इम्पैक्ट पड़ेगा। अब वो अपना ख्याल नहीं रखेगा, खाना पीना नहीं खाएगा, लोगों से बोलेगा, बात नहीं करेगा, हंसेगा नहीं, और धीरे 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 अपना केयर करना, अपने भोजन पानी दवाओं का भी ध्यान रखना धीरे धीरे उसका बंद होता जाएगा। और अल्टीमेट अपने मनमानी, हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी अपने सेल्फ मेडिकेशन करने लगता है कि मैं ये दवाई खा लूं तो ठीक हो जाऊं, मैं वो दवाई खा लूं, और उसकी वजह से कभी कभी नशे का भी इस्तेमाल करने लगता है कि भाई इसके कई कोई बता देता है भाई नींद नहीं आ रही, अच्छा थोड़ा एक पैक लगा लो, 2 पैक लगा लो, सो जाओगे। 1 पैक 2 पैक लगाने से वो सोने वाला नहीं है, क्योंकि अल्को एक एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस जो भी लेंगे आप, शराब ले, आप ओपियाइड लेते हैं, टोबैको लेते हैं, उससे क्या होता है एंजाइटी और बढ़ती है। लॉन्ग रन में वो एंजाइटी को बढ़ाता है, एंग्जाइटिक सब्सटेंस है। तो जब एंजाइटी बढ़ेगी तो वो अपने आप डिप्रेशन को बढ़ाएगा। तो ये एक घातक चक्र शुरू हो जाता है वहां पर कि भाई एक आपने कहा भाई डिप्रेशन हुआ तो उसकी वजह से 1 पैक ले लिया, नींद नहीं आई तो अब 1 पैक ले लिया, 1 पैक ले लिया, उसकी वजह से फिर और एंजाइटी बढ़ी, उसकी वजह से डिप्रेशन बढ़ा, नींद और नहीं आई, तो फिर 1 पैक से 2 पैक हो गया, 2 पैक से 4 पैक हुआ, अल्टीमेट वो फिर वो उसके आदी हो गया। तो अब पैक पे पैक बढ़ते जा रहे हैं लेकिन डिप्रेशन और ठीक नहीं हो रहा, तब अल्टीमेट क्या होता है कि फिर आदमी कहता है कि यार अब कुछ ठीक होने वाला नहीं है, तो अपने को नुकसान पहुंचाने का व्यवहार शुरू हो जाता है कि हम जान दे दें, छत से कूद जाए, फांसी लगा ले, हैं, ये सब चीजें आपकी एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। और उसमें फिर आदमी कभी कभी क्या होता है ग्रेटिफिकेशन के लिए अब पुअर पार्टनर चॉइस करता है, चले जाएगा कहीं पे भी, सेक्स वर्कर्स के पास चला जाएगा, इस तरह की चीजें भी चूज करता है, शायद वहां मुझे ग्रेटिफिकेशन मिले, शायद मुझे एंजॉयमेंट। बट डिप्रेशन है, एंजॉयमेंट तो वहां भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि फिर का फिर जो है आप HIV लेके गए, अब उस सेक्स वर्कर को आपने HIV दे दिया, जो HIV सेक्स वर्कर के पास नहीं था लेकिन अब HIV इन्फेक्टेड कर दिया, अब वो स्प्रेड करना फिर और शुरू किया। तो ये आप देखिए कि एक डिप्रेशन का जो बिहेवियर है, अगर HIV वाले को डिप्रेशन हुआ तो नुकसान सिर्फ उसको नहीं है, डिप्रेशन वाले को, अगर HIV वाले को डिप्रेशन हो रहा है तो नुकसान उसका तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ पूरी सोसाइटी भी एट रिस्क है। नेक्स्ट प्लीज। HIV से डिप्रेशन होता कैसे है, ये थोड़े से कुछ चीजें लिखी हुई है इसमें। डायरेक्ट इंजरी टू सब कॉर्टिकल एरिया, ब्रेन में इंजरी जो न्यूरोनल सेल्स होती हैं सब कॉर्टिकल एरिया में, उनकी वजह से होता है। न्यूरोट्रोपिन रिलीजेस जो प्रोड्यूस न्यूरोपैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं इन द डीप ग्रे मैटर। और बाकी जो जब ये प्रोग्रेशन ऑफ इलनेस तेजी से होता है इसमें, डिस्कवर, चूंकि HIV वाले दवाई वगैरह ले रहे हैं, अगर उनको
उन पे अगर थोड़ा ध्यान है तो आसानी से वो लोग दिख भी जाते हैं भाई ये डिप्रेशन में चल रहे हैं। लेकिन अगर ध्यान नहीं है तो उतने मुश्किल भी हो जाता। एक क्रोनिक स्ट्रेस इनके ऊपर काम कर रहा होता है कि हमको इन्फेक्शन हो गया, अब हमारी जिंदगी का कुछ होना नहीं है। धीरे धीरे समाज आइसोलेट कर देता है, उस आइसोलेशन की वजह से भी फैमिली समाज लोगों को लगता है कि इनके साथ रहेंगे, इनके साथ हंसेंगे, बोलेंगे, खाएंगे, पिएंगे तो फिर हमें भी हो जाएगा, तो इसलिए इनसे अलग रहो। अब अलग रहते रहते आदमी की जो कम्युनिकेशन नहीं रहती है, वर्बलाइजेशन नहीं रहता है और शेयरिंग नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन घर करने लगता है, मॉरल उनका डाउन हो जाता है। लॉस of support system, stigma and secrecy, lack of confidence, एंटी और ये आप ध्यान दें कि एंट्री रिट्रोवायरल थेरेपी भी जब देते हैं तो कई सारी दवाओं का साइड इफेक्ट की वजह से भी डिप्रेशन होता है, तो इसको भी मॉनिटर करने की जरूरत है। अगर दवाओं की वजह से तो दवाओं को चेंज किया जा सकता है, अगर और कोई फैक्टर नहीं है खाली दवाओं की वजह से है, लेकिन इसको बहुत कायदे से देखने की जरूरत है। कई बार ऐसा हो सकता है मरीज ये भी कहे कि भाई ये दवाई हम खा रहे हैं इस वजह से हमको ऐसा हो रहा है, और आप सडनली दवाई बंद कर दिए और उसने दवाई बंद कर दी, मरीज ने भी दवाई बंद कर दी, हम दवाई खाएंगे नहीं क्योंकि हमको डिप्रेशन हो रहा है, उससे हम तो तबीयत खराब हो रही है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए मरीजों को ये सलाह दी जाती है कि साहब आपको कोई दिक्कत होती है दवाई खाने से तो आप डॉक्टर के पास आए, ना कि अपनी मर्जी चलाएं। डॉक्टर ये समझ पाएंगे कि और जो दूसरे फैक्टर्स हैं क्या आपके जीवन में वो प्रभावित कर रहे हैं, या और चीजें कुछ नहीं है तो आप हम दवाइयों को बदल के दे, बंद तो नहीं करना है, बदल सकते हैं। अगर एक दवाई से साइड इफेक्ट किसी को डिप्रेशन का हो रहा है तो दूसरी दवा दी जाएगी। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। हेलो। और डिप्रेशन के लिए हमने बताया कि भाई एक दिन, दो दिन, तीन दिन किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस हफ्ता दो हफ्ता चल रही है, इसीलिए डिप्रेशन की क्राइटेरिया में 2 हफ्ते का टाइम दिया है। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि चेंज इन फंक्शनिंग हो जाए, आदमी की सोशल, पर्सनल और वोकेशनल लाइफ, माने सामाजिक जीवन, उसका कार्य व्यवहार, जो उसका ऑक्युपेशनल लाइफ है जहाँ काम काज जो करता है, और जो उसकी पर्सनल जीवन है, पर्सनल जीवन में नहाना धोना, खाना पीना, बोलना, बात करना, हंसना, ये सब अगर तीन प्रभावित होने लगे तब इसको डिप्रेशन माना जाना चाहिए। और डिप्रेशन के लक्षण हैं कि सैडनेस, दुखी रहना मन, और वो परवेजिव हो, परसिस्टेंट एंड प्रोलॉन्ग्ड हो। ये नहीं कि सिर्फ अभी मेरा मन दुखी हो गया बाद में मेरा ठीक है मन तो कोई मैं परेशान हो गया, नहीं। अगर ये उदासी बिना किसी कारण के लंबे समय तक चल रही है और जीवन के हर क्षेत्र में है, जैसे हम घर में भी उदास हैं, दोस्तों के साथ भी उदास हैं, मार्केट में है वहां भी उदास हैं, जहां टीवी देख रहे हैं वहां भी उदास हैं, मेरा मन किसी चीज में नहीं लग रहा, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जीवन के आयाम में मैं जाने पर अपने को खुश नहीं पा रहा हूं, और लंबे समय से ये चल रहा है और हर रोज हो रहा है ये persistent, prolonged and pervasive sadness of mood without any due circumstances। कोई ऐसी चीज नहीं हुई मेरे साथ जिसकी वजह से मैं परेशान हूं। मैंने कहा अगर कोई ऐसी चीज हुई है तो वो ज्यादा फिर एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में जाता है। हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल डिक्रीज हो गया है, प्लेजर डिक्रीज हो गया, जो एक्टिविटी, जो चीजें हमको अच्छी लगती थी, हंसना, बोलना, बातें करना, घूमना, खाना खाना या क्रिकेट खेलना, जो भी चीजें हमारी एक्टिविटीज ऐसी थी जिसमें हमको खूब मजे आते थे, अब उन चीजों की कोई बात भी करता है तो हमारा मन नहीं करता उसी बात, उसके बारे में बात भी करूं। almost loss of pleasure in the almost all pleasurable activities, that is called anhedonia। so अगर इस तरह की चीजें आती हैं, नेक्स्ट प्लीज, तो एक तो ये कि मूड, डिसऑर्डर्ड मूड हो और उसके साथ लॉस ऑफ इंटरेस्ट या प्लेजर हो, और उसके साथ अगर ये फीचर्स आते हैं जिसमें वेट लॉस हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, नींद नहीं आना या ज्यादा नींद आना, सुस्ती ज्यादा रहना, साइकोमोटर रिटार्डेशन, थक जाना जल्दी से, शरीर में ताकत का न होना,
वर्थलेस माने अपने को बेकार समझना या अपने के अंदर गिल्ट होना या भविष्य के बारे में भी होपलेस हो जाना कि अब भविष्य में कुछ मेरा हो नहीं सकता, बचे ही नहीं कुछ। वर्थलेसनेस, होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस, अपने को एकदम बेकार समझना, अपने को एकदम बेचारा समझना और भविष्य में कोई उम्मीद न दिखाई देना। कंसंट्रेशन पुअर हो जाना, मरने का विचार आना, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि ऐसा लगता है कि अब हम मर जाएंगे, अब हम बचेंगे नहीं, और उसके आगे बढ़ते बढ़ते ये होता है कि फिर लगता है कि अब हम मर जाएं, भगवान उठा लें, इतना तकलीफ हो रही। दैट इज कॉल्ड द पैसिव डेथ विशेस, एंड देन फर्दर इट में प्रोसीड टू द सुसाइडल आइडिएशन एंड सुसाइडल एक्टिविटीज, जिसमें आदमी खुद को नुकसान पहुंचाने की सोचने लगता है, अपने बारे में पुअर सेल्फ स्टीम हो जाती है, उसको अपना मॉरल बहुत डाउन हो जाता है, अपने बारे में वो उसको ये विचार रहता है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्लीज। तो ऐसे में 5 मतलब शुरू के जो पहले 2 लक्षण लिखे उसके अलावा अगर 2 या 3 लक्षण और आते हैं तो हम लोग डिप्रेशन की क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है और फिर डिप्रेशन की डायग्नोसिस कंसीडर की जाती है, जिसमें ओवरलैपिंग सिम्टम्स हैं एपेटाइट चेंज, स्लीप डिसरप्शंस, एनर्जी चेंजेस, स्लो मोटर मूवमेंट्स। बिकॉज ये सब एचआईवी के प्रोसेस जब बढ़ेगा, एचआईवी का इन्फेक्शन बढ़ेगा तो भी ये तरह के लक्षण आएंगे। लेकिन जो डिप्रेस्ड मूड है, जो सैडनेस है और जो उसके साथ लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, हर जगह कोई भी चीज में मजा नहीं आ रहा, वो चीज इससे नहीं होगा। तो इसलिए इसको अलग अलग समझने के लिए जरूरी है कि ये केवल एचआईवी का इन्फेक्शन की वजह से ये चीजें आ रही हैं या फिर डिप्रेशन डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट प्लीज। मूड सिम्टम्स बताए गए आपको, जैसे सैड, लोनली, डिस्फोरिक, लो, दुखी रहना या चिड़चिड़ा हो जाना। कभी कभी चिड़चिड़ाहट भी आती है डिप्रेशन में, अकेला फील करना, एकदम अकेले ही रहने की कोशिश करना, अपने को उदास महसूस करना, कोई अंदर से उत्साह का फील ना करना, चिड़चिड़ा हो जाना, नींद का कम आना, भूख का कम लगना, वजन का कम हो जाना, या कभी कभी एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं जिसमें भूख ज्यादा लगती है, नींद ज्यादा आती है और वजन काफी बढ़ता है। तो ये चीज का बहुत बार कंफ्यूजन करती है, लोगों को लगता है कि यार ये खाते हैं, सोते हैं, खूब जम के सोते हैं, खूब जम के खाते हैं, इन्हें कौन सा डिप्रेशन है। तो ऐसा नहीं है। डिप्रेशन का एक लक्षण ये भी है कि और कोई काम में मन नहीं लग रहा, खा के खूब सो रहे हैं, खाए सोए बस यही कर रहे हैं। तो ये समझिए, और वजन बढ़ते जा रहा है, तो ये समझना पड़ेगा कि ये एक तरीके का डिप्रेशन ये भी हो सकता है और उससे भी मरीज के इलाज से उसको फायदा दिया जा सकता है। नेक्स्ट प्लीज। जैसे पहले ही बता चुके, वर्थलेसनेस, एक्सेसिव इनएप्रोप्रिएट गिल्ट, नियरली एवरी डे, डिमिनिश्ड एबिलिटी टू थिंक, कॉन्सेंट्रेट, इनडिसिसिवनेस, निर्णय न ले पाना, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाना, कोई चीज काम करने जा रहे हैं उसमें हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मतलब हमेशा हर चीज में कंफ्यूज रहना, इनडिसिसिव, ठीक है। और रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ, मरने का जस्ट फियर ऑफ डाइंग के अलावा, मतलब बार बार कि मर मर जाऊं, मैं जान दे दूं, मैं मर जाऊं, जा जी के क्या करूंगा, अब नहीं हो सकता, नहीं ठीक हो सकता, ये सब बार बार सब विचार आते हैं। कई बार ऐसा नहीं है कि मरीज उसको समझता नहीं है कि गलत है, मरीज समझता है गलत है, मरीज उससे लड़ाई करता है कि नहीं हमें मरना नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आदमी जब थक जाता है करते करते तो कहता है अब नहीं, अब और नहीं, अब नहीं बचना, अब नहीं जीना है, एंड वो देन वो कमिट सुसाइड। नेक्स्ट प्लीज। एंजाइटी एक कॉमन सिम्टम है जो 90% डिप्रेस पेशेंट्स में होती है। घबराहट, बेचैनी, उलझन महसूस होना या हाथ पैर कपना या चोकिंग महसूस करना, ये सब लक्षण हैं इसके, एंजाइटी के। समटाइम्स घर वाले उसके कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम जो है सीवियर मिलेंकोलिक फीचर्स में सीवियर एनेडोनिया, जिसकी बात पे कर रहा था, कि लॉस ऑफ प्लेजर इन ऑलमोस्ट ऑल प्लेजरेबल एक्टिविटी। किसी भी चीज में हमको जो पहले खुशी देती थी उसमें से किसी भी चीज में कोई खुशी नहीं है मुझे। अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, सुबह जल्दी उठ जाना लेकिन बिस्तर पे पड़े रहना, जैसे
नींद आई ही नहीं, रात में सोए भी लेकिन ऐसा ही लगता है सुबह जैसे एकदम लिथार्जिक पड़े रहे, बस नींद खुल गई, सो भी नहीं पा रहे, जग भी नहीं पा रहे। वेट लॉस एंड गिल्ट। कैटाटोनिक फीचर समटाइम्स इट में हैपन कि ब्लंटेड अफेक्ट हो, विड्रॉल रिएक्शन हो, निगेटिविज्म हो, मार्क साइकोमोटर रिटार्डेशन हो। तो ये कैटाटोनिया में कई बार निगेटिविज्म, साइकोमोटर रिटार्डेशन, इसके अलावा एम्बी टेंडेंसी हो सकता है। ये कैटाटोनिक प्रेजेंटेशंस इट में हैपन इन डिप्रेशन, इट में हैपन इन द साइकोसिस, इट में हैपन इन बाइपोलर डिसऑर्डर्स। बहुत तरह के कैटाटोनिया का प्रेजेंटेशन किसी भी मानसिक बीमारी में हो सकता है, इवन द ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स में प्रेजेंट विद द कैटाटोनिक फीचर्स। सो इसमें डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोटिक फीचर्स जिसमें कि आवाजें आना, सुनाई देना या कुछ दिखाई देना जो औरों को नहीं दिखाई दे रही हैं, और आवाजें ऐसी आती हैं जैसे डिप्रेशन में स्पेशली आवाजें मूड कॉन्ग्रुएंट होती हैं कि मरीज को भी लग रहा है कि साहब हम बेकार हैं, हम खराब हैं, और आवाजें भी यही कह रही हैं कि तुम बेकार हो, तुम मर जाओ, तुम खत्म हो जाओ, अपने को जाओ, जान दे दो, कूद जाओ, मर जाओ। जैसे लगता है कि कोई चिढ़ा रहा है, कोई मजाक बना रहा है हमारा। नेक्स्ट प्लीज। साइमल्टेनियस बच्चों में स्कूल से फोबिया होना, स्कूल से डर लगना कि स्कूल में जाएंगे तो पनिश होंगे, हम काम नहीं पूरा, ढेर सारी, क्योंकि उनका रिलेशन वही क्लिंगिंग टू द पेरेंट्स, पेरेंट्स से चिपक के रहना। बड़ा सा बच्चा हो गया, 10 साल 11 साल का बच्चा कहता मुझे गोदी ले लो, गोदी ले लो, रोना, हमेशा रोते रहना, माँ मुझे गोदी ले लो, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस अगर बच्चे की हो रही है, तो ये सब चीजें आपको ये समझना है कि इट मे बी द पॉसिबिलिटी ऑफ डिप्रेशन। चाइल्डहुड डिप्रेशन में पेशेंट का एक्चुअली उतना कॉग्निशन डेवलप नहीं होता, तो उसकी वजह से पेशेंट इस तरह से नहीं बात करेंगे कि नहीं साहब हमें खाना, भूख नहीं लग रही है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमारे शरीर में ताकत नहीं है। ये बातें बच्चे नहीं आ रहे, बच्चों के को ऑब्जर्व करके आप समझना पड़ेगा कि वो अगर खाली यही करें कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, हमारा मन नहीं कर रहा, हम स्कूल नहीं जाएंगे, बस, और कुछ दिक्कत नहीं है, स्कूल नहीं जाएंगे, हमें मम्मी गोदी ले लो। वो स्कूल में अच्छा कर नहीं पा रहे, एग्जाम में जाते नहीं कर पाते, विड्रॉ कर लेते हैं, बैठे फ्रेंड के साथ खेलना है, खेल नहीं रहे हैं बच्चों, और चिड़चिड़ा हो रहे हैं, गुस्सा रहे हैं या रो रहे हैं ज्यादा, तो आप समझिए ये हो सकता है कि बच्चों के डिप्रेशन का लक्षण। नेक्स्ट प्लीज। समटाइम्स बच्चों का रिस्क टेकिंग बिहेवियर बढ़ जाता है, सब्सटेंस यूज में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है ना कि जैसे भाई अभी हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो लगता है, और दोस्त कहते हैं यार एक कश ले ले, एक सिगरेट पी ले, तुम्हें अच्छा लगने लगेगा, एक पैक पी लो तो अच्छा लगने लगेगा, एक वीड एक कश ले लो तो अच्छा लगने लगेगा। तो दे समटाइम्स इट मे हैपन कि वो उसकी वजह से, डिप्रेशन की वजह से वो उन चीजों को ट्राई कर रहे हैं कि शायद मुझे इन चीजों से अच्छा लगने लगे, अब शायद मेरी उम्र ये हो रही कि मैं इन चीजों को करूंगा तो ही मुझे अच्छा लगेगा। तो उसकी वजह से फिर रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स और उसके सब्सटेंस यूजिंग बिहेवियर्स, एंटी सोशल बिहेवियर्स, ये सब चीजें भी, सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी एंड इरिटेबिलिटी, ये सब चीजें आ सकती हैं। तो ये सब चीजें अगर आ रही हैं बच्चे में, जितनी बातें आपको बताई जा रही है बच्चों में, एडोलेसेंस में, अगर ये बातें आ रही हैं तो एक बार रिट्रोग्रेड, ये उनको वो बदमाश बच्चे, दुष्ट बच्चे, या ये कहने की बजाय ये सोचने की जरूरत है क्या ये डिप्रेशन के शिकार हैं, जिसकी वजह से तो इस तरफ नहीं जा रहे हैं, क्या ये एडीएचडी या कोई और मानसिक रोग तो नहीं इनके अंदर है जिसकी वजह से ये इसमें जा रहे हैं। उनको बचाया जा सकता है इन चीजों से बड़े आसानी से, अगर उनकी प्रॉब्लम्स को पिकअप कर लिया जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट किया जाए, तो दे कैन बी सेव्ड फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स। यूजुअल क्या है कि जो जो ये लक्षण है अभी, कि बच्चा स्कूल में अच्छा नहीं कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, नशे पत्ती में इन्वॉल्व हो रहा है, या सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी में जा रहा है, एंटी सोशल बिहेव कर रहा है, भाग जा रहा है, तो उनको दुष्ट बदमाश बच्चे, बैड बॉयज गिना जाता है। बट आई रिक्वेस्ट दैट दे शुड बी एक्सेप्टेड एज मैड बॉयज, नॉट बैड बॉयज। अगर मैड बॉयज की बात करेंगे, अगर उनको ये समझेंगे कि उनको मानसिक कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको बीमारी है, उनको कुछ तकलीफें हैं जिसकी वजह से शायद वो ऐसा कर रहे हैं, तो उनके प्रति हमारे अंदर एक अच्छी भावना आएगी कि हम उनकी प्रॉब्लम्स को सुने, समझें और उनको टैकल करें, उनका निदान करें, और तब इनको इस चीजों से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट प्लीज।
अंडर डायग्नोसिस एंड ओल्ड एज की जो समस्या सबसे बड़ी है कि डायग्नोसिस। ओल्ड एज में इतनी सारी समस्याएं होती हैं कि लोग समझते हैं कि, और दूसरी चीज केयर भी बहुत कम से कम होती है, तो लोग उस पर उतना ध्यान ही नहीं देते हैं ओल्ड एज पे। बट दी आई मस्ट अप्रिसिएट द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी एजिंग सेंटर्स बन रहे हैं, नेशनल एजिंग सेंटर्स के रूप में बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है एल्डरली के लिए, जो कि एक छत के नीचे सारे तरह की समस्याओं को देखने की बात हो रही है। और जो क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि एल्डरली में ढेर सारी समस्या, बीपी की भी प्रॉब्लम होगी, शुगर की भी प्रॉब्लम होगी, प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम होगी, एक कई सारी समस्याएं एक साथ क्लब होती, थायराइड की भी प्रॉब्लम हो रही, उसके साथ डिप्रेशन भी हो रहा। तो पब्लिक यही नहीं समझ पाते लोग कि भाई ये डिप्रेशन है या ये बीपी से है या शुगर बढ़ने की वजह से है। तो ये इसको एक होलिस्टिक अप्रोच देने की जरूरत है, क्योंकि जो भी डॉक्टर के पास जाता है वो अपनी स्पेशलिटी देख के फिर वो कहते हैं साहब इसके ये दवाई, और हमको अगर वो देख लिया हमारी तरफ से तो ठीक है और कुछ नहीं करना। तो ये एक समस्या हो जाती है। तो इसलिए होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, एल्डरली को देखने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, जिसमें कि सारी समस्याओं को एक साथ देखा जाए और उसके निदान के बारे में सोचा जाए। और इसी की वजह से एनएमसी ने आजकल जो एक जीरियाट्रिक मेडिसिन ब्रांच दिया है, जिसमें एमडी शुरू किया है, दैट्स बहुत ही वेलकम स्टेप है, दैट्स वेरी गुड थिंग। और नेशनल एजिंग सेंटर्स बन रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज है। और इस वजह से कि भाई इन लोगों को फिर बचाया जा सकेगा। मोर लाइकली ये लोग कमिटेड सुसाइड, इसीलिए कि एज कंपेयर टू दी अटेम्प्टेड सुसाइड, एल्डरली में कमिटेड सुसाइड ज्यादा है। क्योंकि एल्डरली में चीजें वेरी, अगर ऐसी कोई चीजें है तो वो तुरंत परिणत हो जाती है, क्योंकि उनपे उतना ध्यान नहीं हो पाता है। नेक्स्ट प्लीज। रिस्क फैक्टर फॉर सुसाइड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि उन कौन लोग हैं जो कि उनको बारे में देखना बहुत जरूरी है कि क्या वो सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं। वैसे तो डिप्रेशन के हर मरीज में डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करना बहुत जरूरी है कि भाई सुसाइडल आइडिएशन तो नहीं आ रहे हैं। और एक बात बता दूं कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने से कई लोगों को ये लगता है कि अगर हम सुसाइड के बारे में पूछेंगे तो कई मरीज के अंदर ये विचार नहीं भी होगा तो आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है, ये स्टडीज के द्वारा ये साबित हो चुका है कि ऐसा नहीं होता है। और डायरेक्ट क्वेश्चनिंग के बाद मरीज बहुत आसानी से कंफर्टेबल होते हैं और अपनी बात कह पाते हैं कि भाई डॉक्टर साहब, हाँ, क्योंकि उनको भी अंदर से लगता है कि पता नहीं सुसाइड के बारे में हम बताएंगे डॉक्टर साहब को कैसा लगेगा कि ये बेवकूफ आदमी क्या सोच रहा है। लेकिन जब आप डायरेक्ट अपनी तरफ से सवाल देंगे, कभी आपको लगता है कि आप अपने को नुकसान पहुंचा ले, अपने को हार्म कर ले, या अपने को जान देने का कोई तरीका आपने सोचा हो, तो आदमी को ये लगता है कि यार ये बहुत चीजें ऐसी डॉक्टर साहब को पता है, ऐसा होता होगा तभी तो पूछ रहे हैं हमसे, तो हमारे मन में आता तो बता दो डॉक्टर साहब को। तो ऐसे में जो जो व्यक्ति जिनके मित्र एड्स की वजह से मर गए हैं, वो लोग बहुत सोचते हैं, क्योंकि उनको लगता है वो नजदीक से देखे हैं किसी को मरते हुए एड्स से, तो कहते हैं यार हम भी ऐसे क्यों जी रहे हैं, हमको हम मर नहीं जाना तो मर जाओ, अब क्यों परेशान हो। रिसेंट नोटिफिकेशन ऑफ HIV सीरो पॉजिटिविटी, जैसा हम पहले ही बताया कि ऐसे में बहुत बार ऐसा रिएक्शन आता है कि आदमी कहता है बस इन्फेक्शन हो गया, जिंदगी गई, खत्म करो अपने को। या रिलैप्सेस हो HIV इन्फेक्शन से की वजह से, जब रिलैप्स होता है तब ऐसे में जब कोई इन्फेक्शन बढ़ने लगता है, कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से परेशान होते हैं। डिफिकल्ट सोशल इश्यूज में कभी आदमी फंसता है, तब उससे उबरने के लिए उसको कोई अगर रास्ता नहीं दिख रहा होता, क्योंकि सुसाइड अल्टीमेट एक क्राई फॉर हेल्प है। कोई मरना नहीं चाहता, ये बात बहुत क्लियर है। बहुत सिंपल, प्रकृति ने ऐसा बना के दिया है कि भाई कोई आदमी मरना नहीं चाहता। चूहा बिल्ली भी देख लीजिए कि अगर चूहा जो है बिल्ली को देखता है तो तुरंत भाग के अपनी जान बचाता है। तो वो मरने के लिए नहीं बना है, प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि वो अपनी जान बचाए। लेकिन ये क्राई फॉर हेल्प है, जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता है तो लगता है कि यार अब यही रास्ता एक हमारे पास है, और शायद इस तरफ जाओ तो कोई तो मेरी मदद करने को आएगा। कोई मदद नहीं दिख रही, कोई नहीं मदद कर रहा है। तो इसलिए एडिक्वेट सोशल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट जरूरी है। सोशल इश्यूज में उसकी हेल्प होनी जरूरी है, तो शायद इनको प्रिवेंट किया जा सके। बाकी डिमेंशिया और डिलीरियम है, ऐसे में सुसाइड कॉमनली होते हैं। डिमेंशिया में अब कोई केयर नहीं हो रही है और हम कुछ एकदम हेल्पलेस, कुछ याद नहीं आ रहा, ऐसे में ऐसे लगता है कि भाई अब
छोड़ो, अब तो बहुत जिंदगी बीत चुकी है, अब खत्म करो। रिसेंट चेंज इन बिहेवियर, विथड्रॉन, मेड विल, स्पोकन एंड अदर अबाउट द अदर्स। जो आदमी रिसेंट उसके व्यवहार में कुछ ऐसी आप लोगों को व्यवहार में दिखने लगे कि भाई वो अपनी, अचानक उसने एक दिन वकील साहब को बुलाया, अपनी विल बनवा दी है, उसने ये बोलने लगे कि भाई मेरे बात, इसका ख्याल रखना, इसको ठीक रखना, इसको केयर करना है, या चुपचाप रहने लगा, गुमसुम रहने लगा, तो आप ये सोच सकते हैं कि भाई ऐसा व्यक्ति क्या सोच रहा होगा, दिमाग में कहीं ऐसे उसके कुछ गलत चीजें तो नहीं चल रही। तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए, उनसे कुछ बात की जानी चाहिए ऐसे समय पे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप बात कर लेते हैं, एक थोड़ा सा वो अलार्म बजता है, हर एक अटेम्प्टर जो है वो अलार्म बजाता है, घंटी बजती है, उस दस्तक होती है, उस दस्तक को कोई सुन ले तो उसकी जान बचाई जा सकती है। क्योंकि सारा मेडिकल प्रोफेशन केवल एक ही चीज पे चल रहा है, जान बचाने के लिए। सारे हम लोगों की कसरत जान बचाने के लिए है। तो एक ऐसी जान जो बड़े आसानी से बचा सकते हैं, हमको ये दस्तक को सुनना होगा। नेक्स्ट प्लीज। बिकम विथड्रॉन, टॉक अबाउट दैट। कोई ये लगे कि भाई मरने के बाद क्या होता है, अचानक से कोई इस तरह की फिलोसॉफिकल बातें भी अगर कर रहा है कि अच्छा मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, कैसे करती है, क्या होता है, तो आप सोचिए एक बार समझने को कि भाई ऐसी बात पहले तो नहीं करता था, अचानक अभी क्यों करने लगा। अपनी विल बना दे, या फिर यूफोरिक मूड में अचानक टॉकिंग अबाउट द क्योर, सुसाइडल थ्रेट्स एंड जेस्चर्स शो करे, या सब्सटेंस ज्यादा लेने लगे, तो ऐसी परिस्थितियों में ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें आपको सुसाइड के बारे में देखना नितांत आवश्यक है। नेक्स्ट प्लीज। इसके लिए दवाएं हैं डिप्रेशन के लिए, SSRIs, TCA, SNRIs, और इफेक्टिव हैं दवाएं, बहुत अच्छी, एसिटालोप्राम, सर्ट्रालिन, बहुत अच्छी दवाएं हैं। और ये SSRIs ग्रुप की ड्रग है। और कॉशन रखते हैं थोड़ा सा नेफाजोडोन और फ्लुवोक्सामिन के साथ। तो आप इजीली कॉमनली यूज सर्ट्रालिन एंड एसिटालोप्राम और ड्रग्स यूज कर सकते हैं। अगर सेडेशन की जरूरत है, एपेटाइट स्टिमुलेशन की जरूरत है, तो आप मेटाजोपिन यूज कर सकते हैं। साइकोथेरेपी बहुत अच्छी चीज है। देखिए 50% यहाँ पे ड्रग्स का रोल है, तो 50% साइकोथेरेपी का रोल है। और योगा और मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन, अगर नहीं भी कर पा रहा आदमी योगा और मेडिटेशन, तो सिंपल आप डीप ब्रीदिंग बता सकते हैं कि लंबी गहरी सांस आप अंदर ले जाए और धीरे धीरे इसको छोड़े। उससे भी काफी आराम मिलता है, रिलैक्स होता है आदमी, एंजाइटी उसकी कवर होती है, और आदमी धीरे धीरे दवाइयां खाएगा, धीरे धीरे इंप्रूव कर जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। बात आती है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन की, क्योंकि दोनों ग्रुप को हम लोग को यूज करना है। एक तो ART हमारी है, और दूसरा ये आपकी एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें, ठीक है। एमिट्रिप्लिन और फ्लुओक्सटिन तो सबसे सेफ ड्रग्स हैं, कोई दिक्कत नहीं करती हैं। तो इनकी डोज एडजस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है। डो नॉट अफेक्ट ARV ड्रग लेवल। एमिट्रिप्लिन और ये आपकी जो ड्रग्स है एडमिनिस्टर्ड विद द कॉशन, बोथ प्रोलॉन्ग द कार्डियक क्यूटीसी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करती हैं, और ECG मॉनिटरिंग इसीलिए रिकमेंड की जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा जो भी ड्रग्स के साथ है, बस एक ही प्रॉब्लम्स होती है हम लोग के, जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं सब QTC प्रोलॉन्ग करती हैं, नॉट एमिट्रिप्लिन के लिए क्यों लिखा है इसमें, तो लेकिन ये समझना है कि ऑलमोस्ट ऑल, चाहे थोड़ा या ज्यादा, तो ये ECG कर लेना ये हर मरीजों में ठीक है, बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस कर लेने जरूरी है। और बाकी कोई विशेष प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत सेफ है। SSRI तो सबसे फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो SSRI है, सबसे सेफ ड्रग्स हैं। नेक्स्ट प्लीज। और बिफोर ये इनिशिएटिंग ART एंड एवरी 6 मंथ पे 2 क्वेश्चन आप हमेशा पूछें कि ड्यूरिंग द पास्ट 2 weeks have been the bothered by feeling down, depressed or hopeless? During the past 2 weeks, have you often been bothered by the little interest or pleasure in doing things? If yes,
तब डिटेल इवैल्यूएशन की जरूरत आती है। और डिटेल इवैल्यूएशन के लिए जैसा आईसीडी के क्राइटेरिया, नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ क्वेश्चनायर हैं आपके सामने कि लास्ट 2 हफ्ते में आपके साथ क्या हुआ है। नॉट एट ऑल, सेवरल डेज, मोर देन हाफ द डेज, नियरली एवरी डे। तो अगर 0, 1, 2, 3 की ये लाइकर्ट में स्केल पे हैं, तो ये आप अगर सवाल पूछेंगे तो आप इसके स्कोर के हिसाब से आप देख सकते हैं कि माइल्ड डिमेंशिया है, माइल्ड डिप्रेशन है, मॉडरेट डिप्रेशन है, सीवियर डिप्रेशन है, और अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये आपके स्कोरिंग का है। ठीक है, 0 से 4, अगर ये एक बहुत सिंपल PHQ-9 का है तो स्कोरिंग सिस्टम है। तो ये बहुत इजी है टू हैंडल एंड इजी टू पुट विद द पेशेंट। एंड ये स्कोरिंग सिस्टम में मैंने बताया है माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेट टू सीवियर एंड सीवियर डिप्रेशन को कैरेक्टराइज करता है, जिसकी वजह से आप ये रिकमेंडेड है कि भाई अगर डिप्रेशन नहीं है, 4 तक है, तो फिर से स्क्रीन करते रहिए, देखते रहिए। माइल्ड डिप्रेशन है तो जस्ट सपोर्टिव काउंसलिंग दे दीजिए, कंटिन्यू टू मॉनिटर। एंड इफ पेशेंट इज ऑन EFP, सब्स्टिट्यूट विथ ए डिफरेंट ARV आफ्टर रूलिंग आउट ट्रीटमेंट फेल्योर। मॉडरेट डिप्रेशन है, प्रोवाइड पॉजिटिव काउंसलिंग थ्रू आउट द ट्रेंड काउंसलर। एंड EFB पे है तो ARV शिफ्ट करिए एंड रेफरल टू साइकेट्रिस्ट फॉर फर्दर असेसमेंट एंड एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन। नेक्स्ट प्लीज। तो ये की मैसेज है कि भाई आपको जो साइको सोशल सपोर्ट देना है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स सिखानी है, और स्ट्रेस को रिड्यूस करना है अपने HIV के साथ जीवन जी रहे व्यक्तियों में। जैसे साइको सोशल सपोर्ट में एक्सप्लेन अबाउट द डिप्रेशन, उनको बताइए। सबसे बड़ी बात जानकारी, अवेयरनेस। बहुत चीजें अवेयरनेस के बाद बहुत चीजें आसान हो जाती हैं। अगर व्यक्ति अवेयरनेस नहीं है, अवेयर नहीं है, चीजें पता ही नहीं है, तो आदमी को क्या हो रहा है वो समझ ही नहीं पा रहा है। तो ये बाकी के डिप्रेशन के सिम्टम, जैसा हमने बताया पहले कि फीलिंग होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, ये सब चीजें आपको बताना है और इन्फॉर्म करना है कोर्स ऑफ काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट की भाई क्या होगा अगर, क्योंकि आदमी घबरा जाता है एकदम से। एक तो HIV इन्फेक्शन से घबराया है, फिर डिप्रेशन होने लगा, अब उसको कुछ पता ही नहीं कि ये क्यों हो रहा है, HIV से हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो अगर आप उनको ये बता पाएंगे कि भाई ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, अगर आपको ये लक्षण आ रहे हैं तो ये डिप्रेशन के लक्षण है और इसका ये होना है, आप कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, ये हल्के से दवा से ठीक हो जाएगा, इसकी चिंता बहुत ज्यादा नहीं करनी है, मत परेशान होइए। तो ये चीजें आपको डेवलप करनी है मरीजों के अंदर। और ART सेल्फ मैनेजमेंट स्किल सिखानी है, ART को कंटिन्यू कराना है। जैसा हमने बताया, डिप्रेशन हो जाता है या कोई और मानसिक विकारों में ART कंटिन्यू करने में दिक्कतें आती हैं, तो वो उसको रिजॉल्व कराना है कि नहीं भाई ये खाली दवाई से नहीं हो सकता, बहुत और भी रीजन होते हैं, तो हमको देखने दीजिए। और अगर लगता है कि भाई ART से ही है तो ART को मॉडिफाई किया जा सकता है। उनकी ऐसी एक्टिविटीज को फाइंड आउट करना है जिससे उनको प्लेजर हो सके और इंटरेस्ट उनका डेवलप हो सके। ग्रुप एक्टिविटीज कुछ करा सकते हैं। गेट रेगुलर एंड सफिशिएंट स्लीप, उनको बताना है कि भाई 7 से 8 घंटा की रोज अच्छी नींद लेनी है। अगर नहीं नींद आ रही है, उसकी कोई समस्या आ रही तो उसको भी डील किया जा सकता है। फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति को जीना है, उनको यही सिखाना है कि यू आर ऑलमोस्ट नॉर्मल, यू टेक ART एंड यू कैन लिव ए नॉर्मल हैप्पी लाइफ। Contact ART healthcare facility immediate if thoughts of self harm comes। और स्ट्रेस रिड्यूस करने के तरीके सिखाने हैं कि कैसे कौन कौन से पॉइंट पे कैसे कैसे उनको स्ट्रेस कैसे होता है और उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, अपनी चीजों को कैसे डिस्कस करना। सबसे पहले ये इसका एक आधार है कम्युनिकेशन, वेंटिलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, कि अपनी बात किसी से कह दो, अपनी बात किसी को बताओ, चाहे परिवार के सदस्य को, चाहे अपने दोस्त को, चाहे डॉक्टर को, किसी को भी तो बताओ अपना बात। कोई भी हेल्थ इशू प्रॉब्लम है, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, जेंडर बेस्ड प्रॉब्लम है, पार्टनर से वायलेंस हुआ है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम मन में अगर हार्बरिंग है तो उसको आप निकाल देंगे। जितना बांट देंगे उतना कम हो जाएगा, दुख को जितना बांटोगे कम हो जाएगा। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स।
उनसे डिस्कस करिए कि भाई कैसे इसको, पहले एक प्रॉब्लम क्या है और उसको फिर कैसे सोल्यूशन कैसे दिया जा सकता है, जो पॉसिबल सॉल्विंग टेक्निक्स हैं वो क्या है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, डीप ब्रीदिंग, कैसे अपने स्ट्रेस को आप मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये थोड़ा सा बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में है। तो आप लोग बस ये समझ लें कि इसमें भी 10-fold हाई रिस्क है वर्सन एक्सीलेंट एग्जिस्टेंट इलनेस अगर है तो HIV इन्फेक्शन से बढ़ जाती है। और उसमें एक दूसरे को कहते हैं कि एक तितलौकी दूजे चढ़ी नीम में क्या होता है, दोनों का ही एक कोड़ दूसरे बन गया खाज, तो वो समस्या बनाता है, क्योंकि वो बाइपोलर डिसऑर्डर या HIV का केयर नहीं होने देगा, और HIV इन्फेक्शन बाइपोलरिटी को फिर इंक्रीज उसकी एक्सेंचुएट करेगा बीमारी को। ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे को बढ़ाने का काम करते हैं। न्यू ऑनसेट मैनिया इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, ऑर्गेनिक मैनिया भी हो सकता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की वजह से सकता है, ART के साइड इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है, यूफोरिया, इरिटेबिलिटी, इन्फ्लेमेशन, सेल्फ स्टीम, और मूड स्टेबलाइजर्स और एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस इसके ट्रीटमेंट में दिया जाता है। लेट स्टेज ऑफ एड्स डिमेंशिया, एड्स मैनिया हो सकता है, डिफिकल्ट टू ट्रीट होता है, और इरिटेबल मूड, साइकोमोटर स्लोइंग, ये सब चीजें उसमें आ सकती हैं। नेक्स्ट प्लीज। इस आपको बताया दिया, मूड मूड स्टेबलाइजर्स में डायवलप्रेक्स है, इसमें अगर डीरेंज्ड हिपैटिक फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी आपको इंटरेक्शंस देख के चलना, भाई लिवर का डैमेज होना संभावित है तो यहाँ पे डायवलप्रेक्स फिर रिजर्व हो जाएगी। फिर लिथियम में वैसे ही किडनी का फंक्शन अगर डीरेंज है, कोई प्रॉब्लम है तो वहां रिजर्व हो जाएगी, वो नहीं दी जा सकती है। फिर कार्बाजेपिन है, तो इस तरह से आपको देखना है कि कौन सी ड्रग कहाँ पे सुटेबल होगी, क्योंकि यहाँ ड्रग ड्रग इंटरेक्शन है, यहाँ कई सारे ऑर्गन्स फेल्योर में है, कई सारे ऑर्गन प्रॉब्लम में है, तो उनको आपको देख करके तब ये ड्रग्स एडवाइस करनी है। लेकिन देयर आर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स एंड यू कैन जस्ट एडवाइज देम एंड let them to live a very normal life. Next please. एंजाइटी डिसऑर्डर्स, अगेन दी बहुत कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर्स इसमें प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, होते रहते हैं, क्योंकि लॉन्ग कोर्स ऑफ इलनेस है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, कितने दिन जिएंगे क्या, कई कई सारे विचार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आते रहते हैं, और वो एंजाइटी डिसऑर्डर को प्रेसिपिटेट करने के लिए काफी। पुअर सोशल सपोर्ट, और सिंगल है, अनएम्प्लॉयड है, तो उसको एंजाइटी डिसऑर्डर होने के चांसेस ज्यादा हैं इसमें। PTSD, GAD, और पुअर एडहेरेंस एंड अवॉइडेंस, कोपिंग, ड्रग यूज, ये सब एक प्रॉब्लम उसमें है। और ट्रीटमेंट में एंटी एंग्जोलिटिक्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग, जैसा हमने पहले बताया, SSRI, SNRI, ये सब चीजें यूज की जाती है एज ए एंग्जोलिटिक्स आल्सो। नेक्स्ट प्लीज। PTSD more in women, more in women, reaction to the diagnosis, औरतों में ज्यादा ये समस्या होती है, और स्पेशली जैसे ही हुआ तब हुआ, इन्फेक्शन डायग्नोस हुआ, और तुरंत आदमी को टेंशन होने लगती है कि अब क्या हुआ, अब जिंदगी खत्म। वही चीज बार बार सपने आने लगते हैं दिमाग में, जिन वो इन्फेक्शन होना और उसके मौत होना, सब चीज एक तरफ से सपना आने लगता है। आदमी को फ्लैशबैक जिसको कहते हैं, सपना, दिन में सपने आने लगते हैं, रात में नींद में नहीं, जगते जगते बैठे हुए, और अचानक से दिमाग में पूरी बातें एक कौध जगा रही हैं। तो इसमें सर्ट्रेलिन और एसिटालोप्राम इफेक्टिव है, साइकोथेरेपी भी यूजफुल है। पैनिक डिसऑर्डर और GAD 4 टाइम्स कॉमन है। अफेक्ट्स ट्रीटमेंट एक्सेस एंड एडहेरेंस, क्वालिटी ऑफ लाइफ उससे पुअर होती है। अगेन SNRI और SSRI, साइकोथेरेपी, अगेन फोबिया है, ये सारी जो एंजाइटी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स हैं, ये भी बहुत कॉमनली इसमें, क्योंकि बहुत सारे विचार एक साथ चलते हैं, और वो विचारों के प्रेशर से, स्ट्रेस की वजह से, अगर स्ट्रेस मैनेज नहीं हुआ तो ये सब बीमारियां परिणत होंगी। नेक्स्ट प्लीज। Sir, sorry to interrupt. We जी, have another 15 minutes left. कितनी स्लाइड्स हैं आपके पास अभी? 15 है सर। और साइकोसिस है, तो ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और ड्रग मेडिसिन से भी हो सकता है। तो ये सब चीजें बहुत सारी मल्टी इंटरैक्टिव हो सकती है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज।
सब्सटेंस यूजेज हैं जिसमें वेक्टर फॉर स्प्रेड ऑफ HIV हो सकते हैं। सब्सटेंस पर बहुत पहले ही बात ये सब हो चुकी है। IDUs 30% ऑफ PL/HIV में कॉमन है। इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स में 30%, सोच लीजिए। अनसेफ सेक्स, रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है, इंपल्सिविटी होती है इनमें, तो अनसेफ सेक्स होगा, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। इसमें पुअर गोल, ट्रीटमेंट का गोल क्या होना, ठीक है, पुअर हेल्थ आउटकम है, ये सब चीजें हैं। तो ऑलरेडी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं इस पे। और ट्रीटमेंट में गोल टू रिड्यूस और स्टॉप ड्रग यूज। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि भाई ड्रग यूजिंग, क्रेविंग स्टॉप करना, आपको डी एडिक्ट करना है, सस्टेन रिडक्शन ऑफ हाई रिस्क बिहेवियर करके रखना है, डिटॉक्सिफाई करना है। क्रोनिक ओपियाइड यूज अगर है तो अगर वो नहीं ले पा रहा, बिना यूज के नहीं रह पा रहा है, तो एक मेथाडोन मेंटेनेंस प्रोग्राम चलता है। आई थिंक इंडिया में तो नहीं है अभी, और आई एम नॉट अवेयर कि अभी है कि नहीं, बट अर्लियर डेज में तो नहीं था। नाउ डेज अगर कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ हो, बट विदेशों में मेथाडोन मिलती है कंट्रोल्ड से। जैसे जिन लोगों को ओपियाइड नहीं, वो बिना ओपियाइड, एक्सटर्नल ओपियाइड के नहीं रह पाते, उनको ओरल मेथाडोन यूज होती है, वो दी जाती है सब्स्टिट्यूशन थेरेपी के रूप में। तो वो आप सजेस्ट कर सकते हैं, बट इफ इट इज अवेलेबल। नेक्स्ट प्लीज। और ऐसे में अगर मेथाडोन ले रहा व्यक्ति, तो उनको जो एंटीवायरल देना है आपको अपने सामने देना है, क्योंकि वो मेथाडोन के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। कोमार्बिड कंडीशन को ट्रीट करना है, ट्रीटमेंट एडहेरेंस को ठीक रखना है, CBT करनी है, ओपियाइड सब्स्टिट्यूशन देना है, और इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट देना है। नेक्स्ट प्लीज। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, फिर वही बात आ रही है बार बार कि भाई HIV और मेंटल इलनेस हाई कोमार्बिडिटी है, रिस्क शेयर्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट है नॉन एडहेरेंस, हाई हाई रिस्क बिहेवियर और नॉन एडहेरेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही डिप्रेशन, एंजाइटी समस्याएं होती हैं, आदमी ART बंद कर देता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वेरी वेल, दैट ये नॉन एडहेरेंस और हाई रिस्क बिहेवियर, जिनमें HIV होता भी है इन्फेक्शन, उनमें एक हाई रिस्क बिहेवियर्स होते हैं, जिसकी वजह से शायद वो अपने को ये लेते हैं। चाहे तो वो डेयरिंग होते हैं, इंजेक्शन लगा दिया, ऐसे काट दिया, वो ठीक है हम कर लेंगे, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। हाई रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग HIV, नॉन एडरेंस एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, पर्सनैलिटी एंड ड्रग यूज एंड मूड डिसऑर्डर्स। तो ये सब भी एक कॉम्प्लेक्स इंटरैक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से समस्याएं हो सकती। इसको समझना है कि हमको क्यों मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, क्योंकि हम जब मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, तो हमारे HIV को भी कंट्रोल करने में, हमारी HIV ART देने में, और उसका इफेक्ट बरकरार रखने में हमको काफी मदद मिलेगी। नेक्स्ट प्लीज। वीमेन में एक स्पेशल पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स हो सकती है। भाई किसी फीमेल को हो गया, वो अस्पताल ही नहीं लाई जाएगी, उसके उसका डोमिनेंस नहीं है, वो घर में पड़ी रहे, बच्चों का केयर जब नहीं होता, ये सब चीजें भी एक समस्या अलग स्पेशल पॉपुलेशन में। एडोलेसेंट्स में, मोर इन ओल्डर एडोलेसेंट्स में प्रॉब्लम्स होती है ड्रग यूज की, और ये सब चीजें कॉमन होती है। पेरेंट्स स्टेटस की प्रॉब्लम होती है कि भाई हम ऐसा चीजें जाके बताएंगे, अस्पताल में बताएंगे तो ये क्या होगा, तुम्हारे स्टेटस का क्या होगा, ये सब बहुत सारी समस्याएं। तो उसको भी ध्यान में रखना है कि नहीं, ये सब बताने से, समस्याओं को बाहर लाने से समस्याएं हल होंगी, ना कि समस्या और बढ़ेगी। नेक्स्ट प्लीज। वार्निंग साइंस इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ ए मेंटल हेल्थ कंडीशन इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर ध्यान देना चाहिए कि परसिस्टेंट सैडनेस अगर बच्चे को, विड्रॉइंग फ्रॉम द अवॉइडिंग सोशल इंटरेक्शन, हर्टिंग वनसेल्फ, अपने को नुकसान पहुंचा रहा है, और सोशल गैदरिंग से, सोशल इंटरेक्शन से, कोई आया घर में तो किसी से मिलने जुलने से मना कर रहा है, नहीं आ रहा सामने, उदास बैठा रहता है, और डेथ के बारे में, मृत्यु या आत्महत्या के बारे में बातें करता है, एक्सट्रीम चिड़चिड़ा हो
गया है, गुस्सा हो जाता है, चीजें पटक देता है, फोड़ देता है, तोड़ देता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और कभी कभी ये हार्मफुल हो सकता है। ड्रेस्टिक चेंजेस इन मूड, सडन एकदम बैठा, अचानक से एकदम इतना गुस्सा हो गया कि सब तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। ईटिंग हैबिट्स में चेंजेस आ रहे हैं, अब खा नहीं रहा है, या लग रहा है कि जो कुछ स्पेसिफिक टाइप की चीज खाने लग रहा है। वेट लॉस हो रहा है बच्चे का, डिफिकल्टीज, नींद नहीं आ रही, रात रात भर जग रहा है, मोबाइल चला रहा है, फ्रिक्वेंट हेडेक्स और स्टमक एक्स हो रहे हैं, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग है, चेंजेस इन एकेडमिक परफॉर्मेंस है, और स्कूल से भाग रहा है। नेक्स्ट प्लीज। तो मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग की जो दोनों ही चीजों में आपको ये ध्यान रखना कि पर्सन्स लिविंग विथ HIV में ट्रीटमेंट एडहेरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना। अगर ट्रीटमेंट एडहेरेंस रहेगा ART का तो मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगा। और अगर मेंटल हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उठा देखो फोन, रेगुलर कन्वर्सेशन अबाउट द मेंटल हेल्थ, डिस्कशन ड्रग यूज, डिस्कस अबाउट द ड्रग यूज, एंड एडिक्वेट, जनरल पब्लिक में भी एडिक्वेट स्लीप होनी चाहिए, हेल्दी डाइट होनी चाहिए, सोशल सपोर्ट, कॉन्फिडेंट, ये जो जनरल पॉपुलेशन के लिए जरूरी है वही जो है आपके पर्सन्स विथ HIV से रिलेटेड है। भाई दो तीन चीजें है कि भाई ड्रग कौन सा लेना है, किसका साइड इफेक्ट, किससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और मेंटल हेल्थ के बारे में हमेशा बात करनी है, और ट्रीटमेंट एडहेरेंस देखा। बाकी जो रूटीन चीजें हैं, रिस्ट्रिक्टेड स्क्रीन यूज रखना है, सोशल सपोर्ट रखना है, हेल्दी डाइट देनी है, एडिक्वेट स्लीप का मेंटेनेंस कराना है, ये सब चीजें तो रेगुलर है, हर आदमी के लिए जरूरी है, और पर्सन्स लिविंग विथ HIV के लिए भी जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। अल्टीमेट वी कैन कंक्लूड विथ साइकेट्रिक इलनेस। पर्सन्स लिविंग विथ HIV में साइकेट्रिक इलनेस बहुत कॉमन है, और साइकेट्रिक इलनेस से आपके HIV को एड्स में बदलने और उसके कॉम्प्लिकेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उसके आउटकम पुअर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो जो HIV का इलाज है, उसको इलाज में भी बहुत सारा हमने बताया पहले कि भाई केयर नहीं करेगा आदमी तो हैम्पर करता है इलाज में। तो अल्टीमेट अगर आप मेंटल हेल्थ ठीक रख सकते हैं, HIV के पेशेंट्स, पर्सन्स जो HIV इन्फेक्टेड हैं, तो उनकी आप ये सब समस्याएं अपने आप सेटल कर सकते हैं। और इसीलिए उनकी मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग हमेशा होती रहनी चाहिए, और मेंटल हेल्थ सर्विसेज के साथ एक इंटीग्रेशन जरूरी है। ये नहीं कि बस अपनी मनमानी चल रही है, नहीं, जैसे लग रहा है अगर स्क्रीनिंग पे मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन दिख रहा है या कोई और समस्या दिख रही, तो वी मस्ट हैव ए मेंटल हेल्थ इंटीग्रेटेड फैसिलिटी, जहाँ पे हम अपने आप पेशेंट्स को रेफर कर दे, पर्सन्स को बता दे भाई कि आप वहां चले जाइए, आपको मदद मिलेगी। क्योंकि कई बार ऐसा आदमी को होता है भाई प्रॉब्लम तो जान लिए, जाए कहाँ, समस्या तो है लेकिन जाए कहाँ। अब ART सेंटर पे तो दवाई दे दी साहब, उसके बाद समस्या का हल कहाँ, वो भी नहीं जानता कि कहाँ भेजना है। तो इसलिए एक इंटीग्रेशन जरूरी है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ। ART शुड बी के साथ इंटीग्रेशन मेंटल हेल्थ सर्विसेज का बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। सो इट फिनिशेस, आई थिंक कोशिश मैंने आप लोगों को ये बताने की है कि मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना उन HIV के इन्फेक्टेड लोगों में क्यों जरूरी है, और किस तरीके से वो इंटरेक्ट करते हैं उसके इलाज में, उसके स्वास्थ्य में, उसके आउटकम में, और क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने ऐसे लोगों को अच्छी सुविधाएं, बेहतर लाइफ, बेहतर जीवन दे सकते हैं लंबे समय तक के लिए। धन्यवाद। कोई सवाल हो तो थैंक यू पूछ। सो मच जी, थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल सेशन, स्पेशली इन हिंदी। काफी काम का होगा ये। किसी को कोई सवाल हो तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, अभी आप सवाल पूछ सकते हैं। So I don't think there are any questions. ये PPT और recorded link दोनों ही आपको email किए जाएंगे सारे ART centers को. So can we conclude the session? ओके, श्योर, थैंक यू।
Thank you so much, sir. Thank you once again. Thank you to all the participants for patient listening. We'll conclude this session now.